तो नमस्कार, मैं राजू मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज के इस खास सेशन में। ये खास सेशन क्यों है? इस खास सेशन का नाम है वन क्लास वन मॉडल, जहां मैं आपको एक क्लास में एक मॉडल का कंप्लीट कराता हूं रिवीजन। तो हम लोग ने मॉडल ए, बी और सी तीनों को पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसे जाके जरूर देखें। आज मैं कराने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल डी, जिसका नाम है वेल्थ मैनेजमेंट। तो इस पूरे मॉडल डी का कंप्लीट आपको मैं रिवीजन कराऊंगा। साथ में जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए इस मॉडल में, उसको भी आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। उन टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आए हैं एग्जाम में, आज मैं वो भी कराने वाला हूं प्रैक्टिस। तो कहीं ना कहीं ये सेशन पूरा होने वाला है बहुत ही शानदार। तो अगर अभी तक आपने इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहला काम तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन पूरा देखना है। और लास्ट में आप मुझे बताइए कि आज आपने क्या सीखा। चलिए, प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में सेशन को जरूर लाइक करिए। चलते हैं और बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ, ठीक है। नाउ पहला मेरा पॉइंटर ये है, सर वेल्थ मैनेजमेंट होता क्या? तो जैसे मेरे पास वेल्थ तो हो, आप मुझे मेरे वेल्थ को मैनेज करने में हेल्प करेंगे, उसे कहते हैं वेल्थ मैनेजमेंट। तो अब वेल्थ किसके पास होगा? जिसके पास पैसे होंगे। तो बेसिकली एक प्रकार की ये फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जो आपको असिस्ट करती है कि आप मैनेज करो अपने मनी को, आप वहां पर निवेश करो जहां पर आपको बेहतर रिटर्न मिल रहा है, टैक्सेशन आपको कम लगे, प्रॉफिट आपको ज्यादा हो। सो दिस इज काइंड ऑफ सर्विसेज। बट यहां पर ये सर्विसेज सबके लिए नहीं है। ये जो सर्विसेज हैं कुछ खास लोगों के लिए हैं, जिसे कहते हैं हम अफ्लुएंट क्लाइंट कहते हैं। मतलब भाई साहब बहुत पैसे वाले हैं, आम आदमी तो नहीं है। जिनके पास खूब पैसा होगा ये उन्हीं के लिए है, ठीक है। तो यस, हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज इंडल्ज रहती हैं, है ना। एज ए कंसल्टेंटी सर्विसेज, एडवाइजर सर्विसेज, जो क्लाइंट मांगता है कि यार मेरा पैसा ले लो, आप वहां निवेश करो, वहां मुझे बताओ कि मुझे रिटर्न्स ज्यादा मिले। तो आप मेरे पैसे को जो मैनेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेल्थ मैनेजमेंट। यहीं से स्टार्ट होता है। इसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, सिर्फ एक सर्विसेज नहीं होती। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी इसमें सर्विसेज हम देखेंगे अभी आगे ना। तो अगर मान लो यही सर्विसेज मैंने ग्लोबल के किसी पर्सन को दिया, देश के बाहर दिया, क्रॉस बॉर्डर दिया, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट। यानी जब मैंने सेम सर्विसेज आपको दी देश के बाहर, अब भाई मैं इंडिया में हूं, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, बहुत सारे पर्सन हैं जो हमसे सर्विसेज खरीद रहे हैं। मैं बहुत फेमस हूं, आप बैठे हो अमेरिका में, आप बैठे हो यूएसए में, रसिया में। तो अगर मैंने आपको ये सर्विसेज दी तो इट्स ए पार्ट ऑफ ग्लोबल वेल्थ मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। अब क्लाइंट कोई भी हो सकता है मेरा, कोई बिजनेसमैन पर्सन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है अक्रॉस द कंट्रीज, है ना। जैसे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, टैक्स प्लानिंग हो गया, रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया, स्टेट प्लानिंग हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हो गया। ये सारी सर्विसेज में काउंट होती है जो आप मुझसे ये खरीदते हैं। अब मैं क्या लूंगा? मैं फ्री में तो ज्ञान नहीं दूंगा ना भाई। मैं फ्री में ज्ञान दूंगा क्या? नहीं दूंगा। तो मैं लूंगा, इसके लिए क्या लूंगा? मैं एक सेट ऑफ फीस लूंगा। नॉर्मली इंडिया में कोई भी इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, कोई बिजनेस ओनर, इसके क्लाइंट होते हैं, ठीक है। चलो, नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है गाइस, इसको याद रखना है। अब इसमें प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? तो मान लो एक पर्सन है जिसका नाम है सोनू। ये सोनू है और इन्होंने ये सर्विसेज ली किसी क्लाइंट ए के लिए। कोई क्लाइंट एबीसी है। अब ये सोनू बैंक हो सकता है, सोनू कोई पोर्टफोलियो मैनेजर हो सकता है, ठीक है। अब इनको एबीसी को सर्विसेज देनी है। तो पहला काम क्या करेंगे? ये पूछेंगे, भाई डियर एबीसी, मुझे बताओ आपकी सिचुएशन क्या है, कितना पैसा आपके पास है, कितना कमाते हैं, क्या आपके फैमिली मेंबर कौन है, क्या आपकी एज है। मीन्स ये एबीसी का क्या चेक करेंगे? ये चेक करेंगे यानी कि असेसिंग करंट सिचुएशन, मीन्स करंट फाइनेंशियल
सिचुएशन को ये क्या करेंगे, एसेस करेंगे। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा क्या करेंगे, ये हमारे गोल से पूछा, अच्छा ठीक है बताओ, ये तो चलो पैसा हो गया, आपका गोल क्या है। तो ये हमारे गोल को बेसिकली हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब मैंने इनको गोल बता दिया। अब तीसरा, ये मेरे हिसाब से प्लान को डिजाइन करेंगे। नाउ प्रोवाइड कस्टमाइज सॉल्यूशन टू अचीव द गोल। गोल तैयार हो गया, नाउ लगा दो पैसा बाजार में, मीन्स इंप्लीमेंट कर दो द फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को इनटू प्लान में, और कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी। अब आपने पैसा लगा दिया, आपने निवेश कर दिया, अब आप मेरे प्लान को टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहेंगे, क्या सही जगह लगाया, क्या मैंने ये सही रिजल्ट इनको मिल रहा है। सो मॉनिटरिंग द रिजल्ट एंड रिव्यू द प्लान। ये टोटल 5 स्टेप होते हैं, ये टोटल 5 स्टेप होते हैं साहब, और इन्हीं 5 स्टेप के द्वारा आप वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस को यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रोसेस है, जिसमें बेसिकली आपको ये बताना पड़ता है कि आपका गोल क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, आपका पर्पस क्या है, फिर ये प्लान आपको बना के देते हैं। चलो, ये बहुत ही प्यारा सा पॉइंटर है आपका टाइप ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारी सर्विसेज दी जाती है। तो देखो 3 प्रकार की बड़ी इंपॉर्टेंट ये सर्विस देता है। टाइप की बात करें तो यानी हर वेल्थ मैनेजमेंट के 3 टाइप के सर्विसेज होती है। एक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं एसेट्स को एलोकेट करना। दूसरा, आप एक पर्सन है, आप समय ये सर्विसेज खरीदना हो, आपकी टैक्टिस क्या है, जिसको कहते हैं टेक्निकल मैनेजमेंट कहते हैं। तीसरा है विच इज कॉल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफाई मैनेजमेंट, यानी आपके सामने 3 चीजें हैं। अब जरा देखिए होता क्या है, आपने मेरा एनालाइज किया, अब आपने क्या किया कि आपने वहां निवेश किया, वहां मुझे सर्विस दी कि भाई मेरे पास इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि मेरा इनकम जो जनरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एसेट को आपने एलोकेट कर दिया। भाई एसेट एलोकेट आपने वहां किया जहां से मेरा इनकम जनरेशन होना स्टार्ट हो गया। क्या पता आपने डेट मार्केट में लगा दिया, क्या पता आपने ईटीएफ में लगा दिया, क्या आपने कहीं निवेश करा दिया, यानी मेरे पास इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। इट इज कॉल्ड एसेट्स को आपने एलोकेट कर दिया। दूसरा, आप इतने नॉलेजेबल है, आपको इतना पता है टैक्टिस की भाई इंडिया में हर तरह की कंपनी है, मिड कंपनी भी है, स्मॉल कंपनी भी है ना, लार्ज कंपनी भी है। तो आपने अपने नॉलेज को देख के एक अप्रोप्रिएट आपने तरीका डेवलप किया, जिससे आपका यानी मेरा क्लाइंट का फाइनेंशियल जो है वो गोल अचीव हो जाए। इट इज कॉल्ड बेस्ट अल्टरनेटिव एंड टैक्टिस। सर अभी गोल्ड में निवेश नहीं करते हैं, अभी आंख मूंद के सारा पैसा सिल्वर में नहीं लगाते हैं। सो एट पर योर टैक्टिस टैक्टिकल आपका जो मैनेजमेंट है उसके द्वारा आपने स्ट्रेटेजी डेवलप की और आपने निवेश करा दिया। और तीसरा, वेरी सेफ साउंड बिजनेस खेलना, उसे कहते हैं डाइवर्सिफाई करना। व्हाट इज डाइवर्सिफाई करना, यानी आपके पास एक फ्लेक्सिबल मॉडल है, कुछ पैसा डाल दीजिए आप डेट में, कुछ पैसा डाल दीजिए आप क्या कहते हैं इक्विटी में, यानी आपने डाइवर्सिफाई कर दिया। अब मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, तो मैंने पूरा पैसा सिर्फ जमीन में नहीं लगा दिया, मैंने कुछ पैसा लिक्विड मनी में लगा दिया, कुछ जमीन खरीद लिया, कुछ बैंक में एसआईपी कर दी। सो दिस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं डाइवर्सिफाई मैनेजमेंट। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो यहां तक मुझे लगता है कि किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, ये सभी लोगों का क्लियर है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, क्लियर ईच एंड एवरीवन। चलो अब आइए जरा देखते हैं कि भाई इसमें कितनी सर्विसेज हमको दी जाती है। बहुत सर्विसेज दी जाती हैं। ट्रेडिशनली पहले क्या होता था, मेरे पास पैसा है, हम बैंक में गए, हमने जमा कर दिया, एफडी करा ली, हमने आरडी करा ली,
बट अब ये बहुत कम हो गया। तो आज के डेट में बहुत ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान है हमारे पास, जैसे अल्टरनेट एसेट्स अभी देखेंगे, बॉन्ड में कॉर्पोरेट एफडी हो गई, फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स हो गए, डिबेंचर में हमने पैसा लगा दिया, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, रियल एस्टेट सर्विसेज, रिटायरमेंट प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक बिजनेस स्ट्रेटजी, विल प्लानिंग, ये सारी सर्विसेज आपको देते हैं कौन? अंडर द वेल्थ मैनेजमेंट आपको सर्विसेज मिलती है। यानी भाई साहब पैसा होना चाहिए, है ना, पैसा होना चाहिए। सर्विसेज के बहुत सारे मीडियम है, यानी आज के डेट में जो भी वेल्थ मैनेजमेंट है उसमें आपको ये सारी सर्विसेज दी जाती है। आप लीजिए, हम लोग अभी देखेंगे अगले चैप्टर में, पीएमएस कहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इतना महंगा है कि अगर आपको किसी कंपनी से लेना है ये सर्विसेज तो कम से कम जमा करना होगा 50 लाख रुपए, तभी आपको पीएमएस की सर्विसेज मिलेंगी। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब आइए जरा देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे आपने सुना होगा कभी कभी कि शिवाजी द बॉस की तलवार की नीलामी हो रही है, तो सुनते हैं ना हम लोग कि यार इसमें नीलामी में क्या बेनिफिट मिलेगा, हम क्यों खरीदे तलवार। तो इसको कहते हैं, इट इज कॉल्ड नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स में ये काउंट होता है। अब जरा इमेजिन करिए कि 2011 का वर्ल्ड कप धोनी जी ने जीता था, जिस जिस बल्ले से उन्होंने मारा 6, उस बल्ले की अगर नीलामी की जाए तो कितने रुपए में बिकेगी वो। मीन्स कहने का कि ऐसी बहुत सारी एसेट्स हैं जिनको हम कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स में काउंट करते हैं, बट इसका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत होता है, जो है वो बहुत होता है। दैट वुड नॉट बी फाउंड इन स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं, अल्टरनेटिव एसेट्स के एग्जांपल क्या क्या हैं। जैसे आपने देखा होगा आर्ट एंटीक, बहुत ऐसे मेटल्स दुनिया में है जो बहुत ही प्रीसियस हैं, है ना। फाइन वाइन्स कहते हैं जितनी पुरानी शराब उतनी महंगी है ना। रेयर स्टाम्प्स जो बहुत ही, अब कभी दिखेगा आपको 1 आना का स्टाम्प कि बस मिलेगा म्यूजियम में। स्पोर्ट्स कार्ड और भी बहुत ऐसे आइटम्स होते हैं जो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मिलते हैं, तो इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और ये एग्जाम्पल होते हैं किसके? इसको हम लोग कहते हैं अल्टरनेटिव एसेट्स कहते हैं, जिनकी इकोनॉमी वैल्यू तो बहुत है पर नॉर्मली ये बहुत कम बिकता है। चलिए अब एक बहुत आसान शब्दों में समझते हैं, म्यूचुअल फंड होता है क्या। कहते हैं कि एक बास्केट में सारे अंडे मत रखिए, एक फूटा सारे फूट जाएंगे ना। यहीं से म्यूचुअल फंड स्टार्ट हो जाता है। मुझे निवेश करना है म्यूचुअल फंड में, तो नियम क्या कहता है? मेरे पास 1 लाख रुपए है और मुझे बाजार का कोई नॉलेज नहीं है, मुझे बाजार का कोई नॉलेज नहीं है, मुझे बाजार का कोई ज्ञान नहीं है। अब मैं गया सीधे, मैं चला गया एक बैंक के पास, या मैं ग्रो मोर के पास चला गया, मैं जरोदा के पास चला गया, और मैंने क्या कहा कि डियर जरोदा, डियर ग्रो, ये लो मेरा पैसा और किसी फंड में लगा दो। वो फंड डेट हो सकता है, इक्विटी कुछ भी हो सकता है। मैंने उनको 1 लाख रुपया दे दिया। उन्होंने क्या किया, 10% लगा दिया इंश्योरेंस में, 10% लगा दिया रिटेल कंपनी में, 10% लगा दिया उन्होंने किसमें? केमिकल। उन्होंने मेरे पैसे को बांट दिया। और आपने जब भी देखा होगा इसका ऐड आया होगा टीवी पर, तो बहुत जल्दी से लाइन बोली जाती है, लाइन बोली जाती है क्या? म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जब पूरा बाजार डूबा तब आपका पैसा डूबेगा। सो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। अब हमने लगाया इस फंड में 1 लाख रुपया दे दिया, तो एसबीआई ने मुझे क्या दिया? मुझे दिया, इन्होंने क्या दिया? मुझे इन्होंने दिया यूनिट्स दिया। यानी कि 1 लाख रुपए के बदले जो मेरा पैसा है किसी एक कंपनी में नहीं लगाया, मैंने एक फंड में लगा दिया। अब वो फंड लगा रही स्टॉक में, इक्विटी में, उनका काम है। उन्होंने मुझे 1000 दे दिया यूनिट्स।
और उसे कहते हैं NAV, यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू है वो उसकी वैल्यू हो गई कितनी, विच इज कॉल्ड 100 रुपए। इसे कहते हैं नेट एसेट्स वैल्यू। अब जब मैंने पैसा लगाया तो वैल्यू थी 100 रुपए, और आज वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, मतलब मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ। नॉर्मली म्यूचुअल फंड में रिस्क आपका नहीं होता है, बहुत कम होता है, हाँ तो उसमें रिटर्न भी कम होगा। अब जब मैंने पैसे जिसको दिए SBI को, फ्री में तो काम नहीं करेगा, मेरे लिए कुछ तो फीस लेगा। तो नाउ इसीलिए ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर ने पैसा लिया SBI ने और लगा दिया, रियल एस्टेट में पैसा लगा दिया, स्टॉक में पैसा लगा दिया, डेट में पैसा लगा दिया, और पैसा हमारा ग्रो हो रहा। यानी पैसा हमारा सिर्फ एक कंपनी में नहीं लग रहा, ऐसे बहुत सारी कंपनी में पैसा हमारा लग रहा, और इसीलिए ये सेफ होता है ज्यादा। तो हम ये कह सकते हैं एक आसान शब्दों में कि बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा लेना और इन्वेस्ट कर देना मनी को स्टॉक में, बॉन्ड में, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, जैसे डिबेंचर हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, कॉमर्शियल पेपर हो गया, है ना, इनमें निवेश कर देना, सिक्योरिटीज में निवेश कर देना। तो ये काम कौन करता है, जिनसे हमने ये सर्विसेज ली है उन वो ये काम करते हैं, वो फ्री में नहीं करते, वो पैसा लेते हैं हमसे। नाउ अब जो ये काम करते हैं वो काफी एक्सपर्टाइज होते हैं, और जो ये काम करते हैं उसे हम कहते हैं साहब फंड मैनेजर कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फंड मैनेजर्स कहते हैं। नाउ मैंने क्या एग्जांपल बोला, एक साथ सारा पैसा नहीं जमा है, यानी कि डाइवर्सिफाई करना, यानी कि डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट बाय owing शेयर इन म्यूचुअल फंड इंस्टीड ऑफ owing इंडिविजुअल और बॉन्ड, द रिस्क इज स्प्रेड आउट। यानी हमारा रिस्क क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मल्टीपल लोगों में। अब क्योंकि अगर मैंने कहा कि हमने पैसा लगाया 1 करोड़ रुपए, तो मेरे से 100 लोग हैं, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा फंड बन जाए, इकोनॉमी ऑफ स्केल में निवेश हो रहा है। अब रिलायंस जियो ने 1000 करोड़ रुपए मांगा मार्केट से, तो हम कितना देंगे, 1 करोड़ देंगे, 50 लाख देंगे। बट मेरे जो 1 लाख इन्वेस्टर हो गए तो बहुत इजीली 1 करोड़ 1000 करोड़ रुपए मिल जाएगा। सो ये इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है, इसलिए हमको कॉस्ट भी क्या लगती है, कम लगती है। अब हमने सीधे पैसा लगा दिया स्टॉक में, खरीद लिया, स्टॉक ग्रो करेगा हम ग्रो करेंगे, स्टॉक डाउन होगा हम डाउन करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड, ये इकोनॉमी ऑफ स्केल भी काम करता है, ठीक है, ओके। चलो अब जब भी कोई पूछे कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं सर, नॉर्मली एक्चुअली होते तो बहुत प्रकार के हैं, बट या तो वो इक्विटी में निवेश करेंगे, या तो वो निवेश करेंगे फिक्स इनकम फंड्स में, बॉन्ड में, और या तो करेंगे वो मनी मार्केट में। हमारे देश में 2 प्रकार की बाजार हैं, आपने पढ़ा होगा PPB में, या तो स्मॉल मार्केट विच इज कॉल्ड मनी मार्केट, जहां जो भी काम करते हैं वो हम करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और या तो लॉन्ग टर्म मार्केट, जहां जो भी काम करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, विच इज मॉनिटर बाय सेबी। और इंडिया में जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, इंडिया में कॉमर्शियल पेपर हो गया, है ना, कॉमर्शियल क्या कहते हैं सर्टिफिकेट डिपॉजिट हो गए, ये सारे जिनको हम लोग कहते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, जो शॉर्ट टर्म नेचर्स के हैं, लेस देन 1 ईयर के लिए। और एक आपने वहां पैसा लगाया जहां जैसे कहते हैं बॉन्ड, मतलब भाई आपको हर साल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कैसा भी हो बाजार, 10% फिक्स हो गया, आपने बॉन्ड में निवेश कर दिया, या आपने किसी कंपनी में स्टॉक निवेश कर दिया, अदानी में, रिलायंस किसी में लगा दिया, निफ्टी में लगा दिया, NSE में लगा दिया। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। अब अगर कोई ये पूछे कि ऑन द ग्राउंड ऑफ मैच्योरिटी कितनी होती है, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ मैच्योरिटी 2 प्रकार की होती है, या तो होगी क्लोज, यानी कि आप लगाइए और भूल जाइए, और या तो होती है ओपन, यानी लगा हुआ है, ओपन है दरवाजा, पैसा मिल रहा है निवेश कर दीजिए, पैसा मिल रहा है फिर निवेश कर दीजिए, उसे कहते हैं ओपन एंडेड फंड के नाम से हम जानते हैं। एक क्लोज हो गया, एक ओपन हो गया, ठीक है। अब आपने सुना होगा बहुत ही प्यारा सा टर्म कि सर ELSS क्या है,
यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, आपको बेनिफिट भी मिलेगा और जैसे जैसे स्टॉक ग्रो करेगा आपको उसका रिटर्न भी मिलता रहेगा। तो ये टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में ही आता है और आप इसमें आप जो भी पैसा निवेश करते हैं उसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है एज पर 80C। यानी कि हम सभी लोगों को पता है कि 80C आपको क्या देता है, ये आपको देता है टैक्स बेनिफिट अप टू ₹1.5 लाख का। और इसमें आप जो भी पैसा लगाते हैं वो 3 साल के लॉक हो जाते हैं, 3 साल तक आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसे कहते हैं लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का। ठीक है, चलिए नाउ एसआईपी क्या है सर, व्हाट इज एसआईपी? तो कहते हैं एसआईपी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अब मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं, हम क्या करें, बट मुझे निवेश करना है म्यूचुअल फंड में। तो एक काम करते हैं, मैं 1,000 रुपए की, मैं 2,000 रुपए की कुछ मंथली स्टार्ट कर देता हूं। यानी कि हमने 10,000 रुपए की मंथली की स्टार्ट कर दी एसआईपी, ओनली फॉर द लोअर इन्वेस्टर्स के लिए। हर महीने हम 10,000 रुपए क्या हो रहा निवेश कर रहे हैं। जैसे लाइक आरडी, एफडी किया तो एक बार में, मंथली किया तो क्या कहते हैं आरडी। यहां भी एक बार में जमा किया तो वो स्टॉक में निवेश हो गया, और मंथली कर रहे हैं, लमसम अमाउंट नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, इसे कहते हैं हम लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम से जाना जाता है। नाउ अब भाई मैंने निवेश तो कर दिया, लेकिन मुझे ना थोड़ा थोड़ा पैसा चाहिए होता है, एक साल में मुझे फीस देनी होती है बेटे की। तो एक काम करते हैं ना, आप जो भी निवेश करेंगे, सपोज आप 1 लाख रुपए सालाना कर रहे हैं, ठीक है, एक काम करते हैं हर 2 साल पर आप इसमें से 10% पैसा क्या करिए, विड्रॉ कर लीजिए, और उसे कहते हैं हम लोग सिस्टमैटिक विड्रॉ प्लान के नाम से हम लोग जानते हैं। आई होप यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एसआईपी और एसडब्ल्यूपी में डिफरेंस क्या। एसआईपी एक निवेश का माध्यम है, छोटा 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 छोटा, और जो एसडब्ल्यूपी है बेसिकली वो एक माध्यम है कि पैसा टाइम टू टाइम हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। आई होप यहां तक किसी के मन में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। एम आई राइट? एम आई राइट? क्लियर एवरीवन? चलिए अब एक बहुत प्यारा पॉइंटर आता है कि सर ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होती है। देखिए 2 तरह की चीजें हैं। आप गोल्ड में निवेश क्यों करते हैं कि गोल्ड का प्राइस लगातार इंक्रीज हो रहा है, एम आई राइट? आप इसीलिए निवेश करते हैं। बट जैसे ही गोल्ड का प्राइस डाउन हुआ, या मान लो आपने गोल्ड का कुछ, आपने रिंग खरीद ली, आपने ज्वेलरी खरीद ली इन्वेस्टमेंट के लिए, बट जब आप मेकिंग चार्ज जब जाते हो उसको रिडीम कराने, बेचने जाओगे, तो क्या मेकिंग चार्ज आपको मिलेगा? वो काट लेगा बैंक, वो दुकान वाला काट लेगा। और पता है आप सभी लोगों को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरकार सबसे ज्यादा इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट करती है। सरकार ये कह रही है काम करिए, अगर आप निवेश के लिए पैसा गोल्ड खरीद रहे हैं तो आप फिजिकल गोल्ड मत खरीदिए, आप एक पेपर खरीदिए, जिसको कहते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो आपके बैंक में इशू किया जाता है। जो रिटर्न आपको गोल्ड देगा वो सारा रिटर्न आपको मिलेगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर मिलेगा। ये चोरी भी नहीं होगा क्योंकि ये डीमेट फॉर्म में होता है ना, ये चोरी भी नहीं होगा क्योंकि ये डीमेट फॉर्म में होता है। ठीक है ना, आपको इसको लॉकर में रखने की नीड है, और आपको वो सारा प्रिविलेज देगा जो आपको गोल्ड में देता है। तो इसीलिए सरकार ने इसको स्टार्ट किया था 2015 में, सब्स्टिट्यूट ऑफ फिजिकल गोल्ड। तो ये एक सरकार की सिक्योरिटी है, समझिए, ये सरकार की एक सिक्योरिटी है जो ग्राम ऑफ गोल्ड में डिनोमिनेट है। मींस लोग अपने पास गोल्ड होल्ड मत करें, नहीं तो होल्ड करने से क्या होता है, प्राइस भागता है। So yes, this is the substitute of holding physical gold. इन्वेस्टर एक खरीदता है, पैसा पे किया कैश में, और बॉन्ड आपको मिल गया। आपको जब रिडीम करना है आप उसको रिडीम करिए और पैसा ले लीजिए जहां से आपने खरीदा, खत्म। सो द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड फॉर विच इन्वेस्टर पे इज प्रोटेक्टेड, ये एक बेस्ट अल्टरनेटिव है टू होल्ड गोल्ड इन फिजिकल फॉर्म। जो रिस्क है, कॉस्ट है स्टोरेज का, उसमें नहीं लगता है, कहीं रखोगी पेपर ही तो है, ऑनलाइन फॉर्म में है।
और इसमें कोई फ्री मेकिंग चार्ज नहीं है, कोई प्योरिटी वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिंपल है। आपने 1 लाख रुपए लगाए, जैसे गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी इसकी प्राइस का रिटर्न भी बढ़ेगा, पर इसको कोई चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि किस फॉर्म में होता है, ये होता है डीमेट फॉर्म में। अब यहां बहुत बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है, सर कितना खरीद सकते हैं? तो कहते हैं 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, यानी 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के प्राइस में आप मिनिमम निवेश कर सकते हैं। 1 ग्राम भी छोटा मोटा अमाउंट नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। यानी मिनिमम कम से कम 1 ग्राम, और कितना मैक्सिमम? तो 4 kg फॉर इंडिविजुअल, 4 kg फॉर हिंदू अनमैरिड फैमिली, 20 kg फॉर ट्रस्ट, है ना। और अगर मान लो ज्वाइंट होल्डिंग है, तो याद रखना है सभी लोगों को, जिसको आपने मेंशन करा है वहां पे कि भाई ये एप्लीकेंट फर्स्ट है, तो उसी बिहार पर ये होगा, तो उन्हीं का आपको इसमें लिमिट अप्लाई होगा, जो भी आपका फर्स्ट होंगे क्या, एप्लीकेंट होंगे। ये क्लियर है? आई होप यहां तक किसी के मन में कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। मेरा नेचर है, अब क्योंकि यूट्यूब पर क्या होता है, टाइम कम रहता है मेरे पास, तो मैं लेकिन पढ़ाता आपको वही हूं जो मैं पेड में पढ़ाता हूं। वहां पे टाइम ज्यादा रहता है, तो वहां पर ज्यादा कंटेंट डिटेल में और पढ़ा पाते हैं। तो मैं सभी लोगों को कहता हूं, प्लीज डू वन थिंग, कोई बहुत बड़ा प्राइज नहीं है हमारे कोर्सेज का, हम ऑलवेज बिलीव करते हैं क्वालिटी कंटेंट में। तो 9 बजे की क्लास मिस मत करिए, वो क्लास बहुत यूनिक होती है जो मैं डेली लेता हूँ रिटेल बैंकिंग की मास्टर बैच में। अब देखो ये इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ 15 में, जैसे लोगों का जो डिपेंडेंस था वो गोल्ड इंपोर्ट को लेकर वो कम हुआ सरकार का। हाँ, कोई भी एनआरआई इसमें अलाउड नहीं है, कोई भी एनआरआई इसमें अलाउड नहीं है। अच्छा, इसमें एक और अच्छी पॉइंट है, आप कम से कम इसमें निवेश करते हैं 8 सालों के लिए, इसका 8 साल का होता है लॉक इन पीरियड, लेकिन 5 साल के बाद अगर आप चाहें तो रिडीम कर सकते हैं, कोई चार्ज आपको देना नहीं होगा, ठीक है। और देखते हैं सर ये कहां से खरीदें हम, तो आपके बैंक से खरीद सकता हूं, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वहां से ले सकते हैं, सीसीआईएल से ले सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं, एनएससी से ले सकते हैं, बीएसई कहीं से भी खरीद सकते हैं। सर क्या इस गोल्ड बॉन्ड के बदले क्या हमको बैंक लोन देगा? अगर मैंने जमा किया एज ए कोलेट्रल, यस देगा, दौड़ के देगा। तो यस, आप इसको एज ए कोलेट्रल यूज कर सकते हैं फॉर लोन के लिए। ठीक है। नाउ सर बॉन्ड क्या होता है, अगर मैं कहूं आसान शब्दों में बॉन्ड क्या होता है, तो ये मैं आपको बताऊंगा कल के सेशन में, ठीक है। चलो आइए जरा करते हैं कुछ प्रैक्टिस, ठीक है। बताइए वेल्थ मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, इसका आंसर बताइए क्या होगा। वेल्थ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? वेल्थ मैनेजमेंट इट इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो आपको असिस्ट करता है इन मैनेजिंग योर मनी एंड प्रोवाइड करता है यू विथ एडवाइजरी सर्विसेज। जो वेल्थ मैनेजमेंट है वो क्या करता है, और क्या करता है? तो सर ये आपको वेल्थ क्रिएट करता है। नाउ द वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस इंक्लूड द प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ, मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, assembling the wealth. Now the scope of wealth management is wider and has long-term wealth. ठीक है ना। सो यस, आंसर तो ऑल होगा, यानी हम ये कह सकते हैं आंसर क्या होगा, ऑल होगा, मीन्स ऑल आर ट्रू। इसमें कहीं किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, सारा पार्ट है। चलिए, वेल्थ मैनेजमेंट प्रोसेस में कितने स्टेप होते हैं?
तो assessing the current financial situation of the client, identify the financial goal, provide customized solution to achieve the goal, implement the financial strategy into plan, या monitoring the result and review the plan. तो only 1 2 3 2 3 4 1 3 4 ऑल या नन, तो भाई यहां पर भी क्या होगा, ऑल नन हो, ऑल होगा। सारा भी मैंने पीछे बताया था, पहले क्लाइंट के बारे में पूछना, फिर गोल के बारे में आइडेंटिफाई करना, फिर गोल को अचीव करना, फिर गोल को इंप्लीमेंट कराना, फिर लास्ट में मॉनिटर करना। इसे ही कहते हैं 5 स्टेप पॉलिसी। चलिए, जब भी हम वेल्थ मैनेजर में सर्विसेज लेते हैं तो कौन सी सर्विसेज लेते हैं हम? इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग या ऑल? बताइए आंसर क्या होगा, यू नीड टू आंसर। तो ये सारे होंगे, ये सारे होंगे। चलिए, इंडिया में एज पर एमकैप कितनी प्रकार की कंपनियां होती हैं? एक प्रकार की, ये वो बता पाएगा जो ट्रेडिंग करता है, जिसने कभी निवेश किया है, बहुत बेसिक है। लेकिन ये 2 टाइप की या 3 टाइप की या 4 टाइप की, या नन? तो देखिए, कंपनी 3 ही होती है सर इंडिया में। कहते सुनते होंगे आप लोग लार्ज कैप कंपनी, जिनकी वैल्यूएशन 7,000 से लेकर 20,000 करोड़ या उससे ऊपर की, वो इंडिया की टॉप 100 कंपनी में काउंट होती है, जिनको हम लोग कहते हैं लार्ज कैप स्टॉक्स, जिनकी वैल्यूएशन 500 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती है, रुपीज 7,000 करोड़ तक, उसे कहते हैं मिड स्टॉक कंपनी कहते हैं। और तीसरा होती है जिनकी वैल्यूएशन टोटल रुपीज 500 करोड़ रुपए तक की होती है, जो इंडिया में आती है 251 से ऊपर, इसे कहते हैं स्मॉल कैप। यानी कि इंडिया में अगर आप टॉप सब में हैं तो ये आप लार्ज में हो गए, लार्ज। अगर आप उसके बाद 101 से लेकर 250 के बीच में हैं तो आप मिडिल में काउंट हो गए, और 251 से लेकर जितनी भी कंपनी इंडिया में रन कर रही है वो सारी आती स्मॉल कैप में। तो ये इंडिया में ऑन द ग्राउंड ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ये कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। नाउ, अब मैंने पीछे बताया था, म्यूचुअल फंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाई एज व्हाट, डिपेंडिंग ऑन द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बॉन्ड। यानी कि बॉन्ड फंड की मैच्योरिटी के बिहार पर हम कितने प्रकार से कंपनी को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अभी मैंने पीछे बताया था, ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड, बताइए। कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल या बोथ, या इनमें से कोई नहीं? बताइए आंसर। यू नीड टू आंसर एवरीवन फास्ट। आंसर क्या होगा? तो अगर पूछे हम क्लासिफाई एज ए मैच्योरिटी, तो या तो क्लोज होंगी, डाल के भूल जाओ, और या तो डालते रहो, दिस इज कॉल, उसे कहते हैं क्या, ओपन और क्लोज। चलिए, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का पर्पस क्या है? तो कहते हैं कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं उसमें 4 चीजें जरूर होती हैं। पहला, क्या हमको इस इन्वेस्टमेंट पर हमको रिटर्न मिलेगा, पहला चीज। दूसरा, उस पर रिस्क क्या होगा। तीसरा, सेफ्टी क्या है, पता चला हमने जो पैसा लगाया वो डूब तो नहीं गया। एंड लास्ट कहता है जिसका नाम है लिक्विडिटी। आइए जरा चारों को डिफरेंस समझते हैं, होता है क्या। मान लो हम कहीं भी पैसा क्यों लगाते हैं, वाई वी डू इन्वेस्टमेंट, हमने बैंक में जमा किया, हमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा, क्यों करते हैं? तो सबका प्राइमरी मोटो एक होता है। मोटो क्या होता है कि जो हमने पैसा लगाया उसका हमको रिटर्न मिले। जैसे मैंने बैंक में पैसा जमा किया तो हमें रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट मिले, हमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो हमें डिविडेंड मिले, हमने एक घर बना के रेंट पर लोगों को दे दिया तो हमें उसे मंथली रेंट आना स्टार्ट हो सके। मीन्स हमने जो कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं लैंड में, कहीं प्रॉपर्टी में, कहीं ज़मीन में, तो वो अप्रिसिएट करे। मतलब अगर हमने 1 लाख में खरीदा है तो वो 2 लाख रुपए हो जाए। यही हम सभी लोग सोचते हैं। तो पहला एलिमेंट हमारा बेसिकली क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं रिटर्न होना। रिटर्न बहुत जरूरी है। अगला, अब कहते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ क्लास में
कि भाई इन्वेस्टमेंट में सबसे बेसिक पॉइंट है रिस्क। रिस्क तो आना ही आना है, गारंटी है। क्या पता आपने कहीं किसी स्टॉक में पैसा लगाया, वो स्टॉक आपको 10% रिटर्न दे दे, और कभी कभी ऐसा भी हो गया कि आपने स्टॉक में लगाया, वो पैसा डाउन हो गया, तो रिटर्न तो है ना, रिटर्न तो है। और ये हमेशा आपको हमेशा याद रखना है कि आप एक एक्सपेक्टेड रिटर्न रखते हैं, तो हाई रिस्क अगर है तो हाई रिटर्न होगा, लो रिस्क है तो लो रिटर्न होगा। एकदम बेसिक, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आपको करंट टॉपिक। अगला होता है सेफ्टी। अच्छा, कभी हम ऐसा सोच के निवेश करते हैं कि भाई हमने जो पैसा लगाया वो पैसा डूब जाए? कम से कम ये सोचते हैं कि भाई हमने जहां लगाया, जितना लगा, 100 लाख रुपए लगाया, हमने 1 करोड़ लगाया, तो एटलीस्ट कम से कम मेरा जो 1 लाख करोड़ रुपए है वो तो मुझे रिटर्न आ जाए। ये हम सोचते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो दिस इज द सेफ्टी रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट कि कम से कम जो पैसा लगाया वो तो निकल जाए, है ना। मीन्स नो लॉस इन वैल्यू एंड हिंड्रेंस। तो कहीं ना कहीं आपका दिस इज कॉल्ड सेफ्टी। नाउ लास्ट वाला बहुत ही मजेदार है। आप जब भी कभी निवेश करते हैं तो ये सोच के चलते हैं कि भगवान ना करे कभी कुछ इमरजेंसी आ गई, तो आपके पास इनफ फंड होना चाहिए कि आप अपने इमरजेंसी को फुलफिल कर सकें, उसको बेच के पैसा रिकवर कर सकें, है ना। मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेल कर सकें एट द टाइम ऑफ नीड। ऐसा ना हो कि जैसे कहते हैं कि लैंड हाईली लिक्विड नहीं माना जाता है। क्यों? अगर आपने किसी लैंड में पैसा लगाया, कहते हैं अगर आपको बेचना है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और वो रातों रात बिकते भी नहीं है। अगर ये मार्केट में चला गया कि भाई राजीव सर ज़मीन बेच रहे हैं, तो लोग ज़मीन का दाम कम आपको देंगे और रातों रात बिकती भी नहीं है। बट हम कभी भी पैसा निवेश करते हैं ये सोच के चलते हैं कि भाई कभी इमरजेंसी पड़ती है तो उसको हम बेच के पैसा रिकवर कर लें। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। तो ये 4 एलिमेंट होते हैं इन्वेस्टमेंट के, जो कहीं ना कहीं बहुत ही जरूरी होते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब जैसे मान लो आपने कहा कि मुझे निवेश चाहिए, नो निवेश करवा दीजिए, मेरे पास 100 करोड़ रुपए हैं, मेरे पास 200 करोड़ रुपए हैं। तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि भाई मेरा गोल क्या है। मैंने कहा कि भाई मेरा गोल ये है कि कुछ भी करो हमें हर साल इतना रिटर्न हमको मिलता रहे। तो पहले वेल्थ मैनेजर क्या पूछता है आपसे कि आपका गोल क्या है सर, व्हाट यू हैव गोल, गोल क्या, आप क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा कि मैं 60 साल के बाद मुझे इतना पैसा मिलता रहे कि मेरा लॉन्ग लाइफ मैं और मेरी पत्नी इंजॉय करते रहें, दैट इज़ माई गोल। या मेरा गोल है कि मैं एक 2 BHK का बिल्डिंग खरीदूं मुंबई में। सो गोल आप डिसाइड करते हैं, पहला काम। और ये कौन पूछता है? जो वेल्थ मैनेजर है, जो आपके पैसे को निवेश कर रहा है। फिर गोल के बाद क्या हुआ कि आप सिक्योरिटीज की एनालाइज करते हैं। आप मतलब नहीं, जिसको आपने सर्विस ही दी है, यानी कि आपने सिक्योरिटी को एनालाइज करवाया। चलो ठीक है, फिर आपके बारे में पता चल गया। अब आपका पोर्टफोलियो डिज़ाइन होगा। ये क्या होता है कि सर मेरे पोर्टफोलियो में काम करिएगा कि जो 50% पैसा है वो लगा दीजिए डेट में, और जो 50% पैसा है वो लगा दीजिए SIP म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए। तो मतलब हम आपका पोर्टफोलियो डिज़ाइन करके निवेश कर दिए जैसा आपके पास पैसा है। अब हमने जो सोचा और हमने आपके बारे में जो एनालाइज किया, अब हम आपके पोर्टफोलियो को क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे कि भाई जो मैंने लगाया डेट मार्केट में, जो मैंने लगाया SIP में, क्या वो सही से रिटर्न दे रहा है आपको। दैट इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं इवेलुएशन कहते हैं। और लास्ट में जैसा मार्केट होगा हम अपने पोर्टफोलियो को हम रिवाइज भी करते हैं। हम क्या करते हैं, हम रिवाइज भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसे हम लोग कहते हैं 5 स्टेप फॉर्मूला। इसे हम कहते हैं 5 स्टेप फॉर्मूला। किसके लिए? फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के लिए। ये पॉइंट याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है टू ऑल ऑफ यू गाइस। नाउ एक बहुत ही प्यारा सा टर्म आता है अंडर राइटिंग। एक्चुअली अंडर राइटिंग के मीनिंग ना बहुत सारे होते हैं, बट यहां क्या, उस मीनिंग को समझिए। जब भी कहीं लिखा हो अंडर राइटिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इसका मतलब ये होता है टू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट, है ना। मैंने आपको हायर किया तो आप मेरे लिए अंडर राइटिंग प्रोसेस करेंगे, मेरे लिए पैसा रेज करेंगे, तो रेजिंग द मनी। और इसे हम लोग कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं अंडर राइटिंग। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अंडर
राइटिंग। चलिए, इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जब भी आपने देखा होगा बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करते हैं। और एक पॉइंट हमेशा याद रखना, मैंने क्लास में आप लोगों को बोला था कि जो इन्वेस्टमेंट बैंकर का प्राइमरी रोल क्या है, आपके लिए काम करना। आप जो बोलो आपके लिए वो काम करेंगे, आपके लिए फंड रेज करेंगे। आपने कहा कि मेरा स्टॉक सेल आउट कर दो, आपके लिए स्टॉक शेयर करेंगे, आपको मर्जर में हेल्प करेंगे, आपके एक्विजिशन में आपको हेल्प करेंगे। मीन्स आपने उनको हायर किया कि यू आर माई इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो जब भी हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, तो हमेशा इसका मतलब क्या होता है, टू रेज मनी फॉर देयर क्लाइंट। वो क्लाइंट कोई भी हो सकता है, वो क्लाइंट कॉरपोरेशन भी हो सकता है, वो क्लाइंट इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, वो क्लाइंट गवर्नमेंट भी हो सकती है। भाई बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट भी बैंकर्स को हायर करती है कि भाई आप मेरे इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, आप मुझे बताओ मेरे लिए क्या बेहतर हो सकता है, हम कैसे इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा रेज करें। भाई इतने लंबा हाईवे बनाना है, बुलेट ट्रेन बनाना है, तो पैसा चाहिए ना, तो पैसा कहाँ से आएगा, ये हेल्प करती है गवर्नमेंट को बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि जब भी हम बात करते हैं सर्विस ऑफर, तो जो इन्वेस्टमेंट बैंकर जिसको मैंने हायर किया वो आपको क्या क्या सर्विसेज देते हैं। तो सबसे पहले वो आपको देते हैं अंडरराइटिंग की सर्विसेज देते हैं, यानी आपके लिए वो रेस करेंगे कैपिटल, है ना। आपके लिए वो आईपीओ प्रोसेस में आपको सपोर्ट करेंगे कि कैसे मार्केट में इनिशियल पब्लिक ऑफर इशू किया जाता है, क्योंकि आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस है रेज मनी करना अपनी क्लाइंट के लिए। और ये हमेशा कहाँ होता है, ये हमेशा होता है प्राइमरी मार्केट में। क्यों होती है, देखिए दो तरह की मार्केट होती है। एक होती है प्राइमरी मार्केट, जहां पर कुछ भी होगा तो फ्रेश कैपिटल इशू होता है। जब भी कोई कंपनी लाती है मार्केट में आईपीओ, क्यों लाती है, कि वह स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्टिंग करना चाहती है और आपको बेच के आपसे पैसा लेना चाहते हैं, अपनी कंपनी का बनाना चाहते हैं आपको शेयर होल्डर। तो इसीलिए जो प्राइमरी मार्केट में ना बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ आप लोग सुनते होंगे कभी कभी आप ट्रेडिंग करते हैं, तो याद रखिएगा लाइफ में सिर्फ एक बार ही शेयर बिकती है प्राइमरी मार्केट में। जो हम और आप ट्रेडिंग करते हैं ना, वो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ऑनरशिप को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, दूसरा, अब आपने कहा कि मैं एक बहुत बड़ा मर्जर करने वाला हूं, तो आपके मर्जर में वो हेल्प करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं जो बायर है और जो सेलर है, अगर कोई कंपनी खरीद रहा है, हमने टाटा ने जगुआर को खरीदा, तो टाटा के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि भाई जगुआर कैसी कंपनी, क्या उसको अपनी कंपनी में मिलाने पर हमारी वैल्यू इन्हेंस होगी। और जो जगुआर को भी ये बात पता है कि टाटा में मिलेंगे तो उसको कैसा होगा। तो जो बायर है और जो सेलर है, वो कहीं ना कहीं दोनों एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है उसके लिए। तो उसके लिए भी हेल्प करता है आपका कौन, विच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट बैंकर। आपके पूरे प्रोसेस को वो हेल्प करता है और स्टार्ट टू फिनिश करता है। ये रोल किसका हो गया, ये रोल भी हो गया किसका, विच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ये रोल हो गया। अगला तीसरा टर्म होता है कि सेल्स और ट्रेडिंग, यानी मैंने कहा कि इस स्टॉक को बेचना है, एज ए कंपनी मैंने आपको हायर किया, तो मेरे लिए आप ढूंढोगे कि कौन खरीद सकता है, यानी मैचिंग द बायर। अब मुझे कुछ बेचना है तो बायर ढूंढो, मुझे कुछ खरीदना है तो मेरे लिए सेलर ढूंढो। सो मैचिंग द बायर एंड सेलर ऑफ सिक्योरिटी इन द सेकेंडरी मार्केट, प्लस आपकी ट्रेडिंग में आपकी हेल्प करना, है ना, कि भाई ये ट्रेड करा दो, इस प्रॉपर्टी को बेच दीजिए, एक्ट है, और मैं आपके लिए एक्ट एज ए एजेंट काम करूंगा फॉर द क्लाइंट। और ऑल्सो ट्रेड करूंगा आपके ऑन कैपिटल फंड में। आपने हमको दे दी, जैसे मैंने आपको दे दिया 100 करोड़ रुपए, अब मेरे 100 करोड़ को बनाओ 200 करोड़, कैसे बनाओगे, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो आप देखते हैं ना बड़े बड़े क्रिकेटर, एक्टर, वो घूमते रहते हैं, तो उनके पास पैसा कहाँ से आता है, वो बड़े बड़ी फीस देते हैं अपने, उनके पास पैसा तो था, उन्होंने अपने पैसा दे दिया इन्वेस्टमेंट बैंकर को हायर करके, अब वो उनके लिए रिटर्न्स लेके आते हैं। अब कहां पर रिसर्च करें, उसको कहते हैं हम लोग इक्विटी रिसर्च करना, है ना, कि किस सेक्टर में पैसा लगाना है, कहां लगाना, ये भी काम आपके लिए कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर करेगा आपके लिए। विच इज कॉल्ड नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एसेट मैनेजमेंट।
मान लो मैं कंपनी हूँ जो मैं इंडिया में रजिस्टर हूँ और मेरी बहुत सारी ब्रांचेस फॉरेन कंट्री में भी है, तो मेरे कि आप ऐसे को कैसे मैनेज करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, है ना। यानी आप इंस्टीट्यूशन हैं, आप इंडिविजुअल हैं, तो आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट के रेंज है उन सबको हम मैनेज करेंगे। ये सारा काम जो है, याद रखिएगा, ये सारा काम आपको देता है कौन? जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट बैंकर। और ये सभी आता है फुल सर्विसेज में, यानी कि पूरी सर्विसेज की जिम्मेदारी मेरी होती है। अब एक पॉइंट मैं आपको कवर करा रहा हूं, अक्सर आप लोग डाउट रहता है आप लोगों को कि सर ये आईबीडी और इन्वेस्टमेंट बैंक में क्या डिफरेंस है। तो एक बहुत आसान सा एग्जांपल याद रखिए, जैसे माय नेम इज राजीव मिश्रा, मेरा नाम तो सुना ही होगा आपने, तो जो मेरा नाम है ना वो नाम है राजीव मिश्रा। मैं सारा काम कर सकता हूं, मैं सारा काम कर सकता हूं। अब मेरे सारे काम, मेरा जो बेटा है वो सारे काम तो नहीं कर सकता है, तो मेरा जो बेटा है उसका नाम है आद्विक मिश्रा, उसका नाम है आद्विक मिश्रा। अब जो आद्विक मिश्रा है वो कुछ काम कर पाता है मेरा बेटा, तो जो मेरा बेटा हो गया वो हो गया कि आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन है वो आईबीडी, यानी हम सारे काम नहीं कर सकते हैं, मेरा बेटा कुछ लिमिटेड काम ही करेगा। उसी प्रकार अगर मैंने किसी को हायर किया, यू आर माई इन्वेस्टमेंट बैंकर, तो आप सारे काम करोगे मेरे लिए, यू आर माई इन्वेस्टमेंट बैंकर। और आपका ही कोई डिवीजन होगा जो स्पेसिफिक टास्क के लिए साइन कर दिया आपने कि जब भी राजीव सर की कंपनी को एक्वायर करेगी तो हेल्प करोगे, जब भी कहीं मर्जर होगा तो आप हेल्प करोगे। तो हम ये कह सकता है कि ओनली दो काम, जैसे अंडर राइटिंग एंड मर्जर एंड एक्विजिशन सर्विसेज, ये काम करते हैं कौन? आईबीडी। इसके अलावा कोई भी काम होगा, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे इक्विटी रिसर्च हो, एसेट मैनेजमेंट हो, कमर्शियल बैंकिंग हो, रेल बैंकिंग हो, वो सारा काम करती है कौन? विच इज कॉल्ड फुल सर्विसेज इन्वेस्टमेंट बैंक। अब आपको लगे सर इतना इतना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, आपको मैं दिखा रहा हूं क्वेश्चन, फिर अभी आएंगे इसको टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अगर आप मेरी क्लास में हो ना, गाइस बिलीव करो, आप मेरी क्लास में अगर हो ना, आप सब क्वेश्चन बना लोगे, इट्स माय कमिटमेंट। चलिए एक क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, अब मुझे बताइएगा, जरा सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो मुझे बताइए क्वेश्चन को क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? सॉल्व करिए, पहले पहले आप करिए सभी लोग, और टाइप करिए, आखिर पता तो चले मुझे कि आप क्या सोच रहे हैं। लोगों को लगता है ना रिटेल बैंकिंग बहुत आसान है, हम तो कर लेंगे। जिसने ये सोचा वो गया, क्योंकि याद रखिएगा ईच एंड एवरीवन, यही वो पेपर है जो आपकी जेआईबी की जर्नी को करेगा कंप्लीट। तो कहते हैं ना कभी कभी हमारे गांव में, अंत भला तो सब भला, ये वो अंत भला वाला पेपर है। और 2025 के मई साइकिल में टफेस्ट पेपर पूछा था जेआईबी में, इसलिए कंप्रोमाइज मत करिए। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर पहला तो सही लग रहा है हमको। जो स्ट्रीम नंबर 1 है वो कहता है कि 7.75 एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेविंग बॉन्ड था जिसको लॉन्च किया गया 2017 में, जिसने कहता है कि जिसने रिप्लेस किया 8% सेविंग बॉन्ड को। दूसरा कहता है कि बॉन्ड आर इशू फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹1000 एंड मल्टीपल ऑफ ₹1000, यानी अगर मुझे अमाउंट इशू करना है तो मैं 1000 2000 के फॉर्म में इशू करूंगा, कभी 1200 1300 नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई स्टिपुलेशन, दीज बॉन्ड कैन बी इन द पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल एक्सेप्ट 2 लोग, यानी एनआरआई और माइनर नहीं कर सकते हैं। अगला कहता है कि इंटरेस्ट अर्न वाया दीज बॉन्ड इज प्योरली टैक्सेबल, ये टैक्सेबल है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 61, कीपिंग इन माइंड एन इन्वेस्टर इनकम टैक्स स्लैब, ठीक है। अब जरा देखिए क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ओनली पहला और दूसरा, सॉरी दूसरा और चौथा, यानी कि दूसरा जो है और जो चौथा है आपका वो सही है। यानी कि पहले में क्या गलती है, ये 17 में नहीं आया था, ये आया था 18 में।
ये आता है 18 में। समझिए आप लोग सभी लोग जो पहली बार क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि देखने से सॉल्व नहीं होगा, करना पड़ेगा। और मैंने अभी मॉडल बी का टेस्ट करा आप लोगों को ऐप में, मॉडल ए और मॉडल बी का मैंने मॉक टेस्ट कराया है जाके। अब मॉडल सी कराऊंगा अगले संडे को। अब जरा देखो तीसरे में गलती क्या है। गलती ये है तीसरे में, कहता है अकॉर्डिंग टू द आरबीआई स्टिपुलेशन दीज बॉन्ड कैन बी इन पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल हु आरंट आर, यानी कि जो एनआरआई, माइनर और साथ में हिंदू, ये तीनों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इन तीनों से में निवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन और आंसर क्या हो गया, ओनली आपका आंसर हो गया दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। आई होप क्लियर हो गया सभी लोगों को कि आंसर दूसरा चौथा क्यों होगा। सो दिस इज द आंसर। कुछ लोग देख रहे हैं कि अरे देख के आंसर दे दें, जब तक आप नहीं करोगे मेरे साथ आप पार्टिसिपेंट तब तक वो पता नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए जना, सॉल्व करिए। सेबी ने मैंडेट किया कि वन मस्ट हैव मिनिमम कॉर्पस ऑफ रुपीज हाउ मच टू स्टार्ट विथ पीएमएस सर्विसेज, यानी अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज स्टार्ट करना है तो आपके पास मिनिमम कॉर्पस कितने करोड़ का होगा, कितने अमाउंट का होगा, बताइए, सॉल्व करिए। क्या आपके पास 100 लाख रुपए होना चाहिए निवेश करने के लिए? क्या आपके पास 50 लाख का होना चाहिए कॉर्पस? क्या आपके पास 5 करोड़ का होना चाहिए कॉर्पस? क्या आपके पास होना चाहिए 25 लाख का कॉर्पस? मुझे बताइए। तो कहीं ना कहीं इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिमम कॉर्पस। तो हमेशा याद रखना आपको दो चीज इसमें, जब भी कहें निवेश करने की लिमिट, जैसे मैं एक इन्वेस्टर हूं और अगर मुझे इंडिया में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज लेना है तो आपको हमेशा याद रखना है मिनिमम आपको लगाना होगा 50 लाख रुपए। गलती कर दी है, देखिए इसमें तो आपने भी गलती की और प्रवीण ने भी गलती कर दी। मैं कितना लगा सकता हूं? सो दैट इज कॉल्ड 50 लाख रुपए, इससे कम में मैं ये सर्विसेज नहीं ले सकता हूं। दूसरा, अगर यही पूछता कि जिससे मैं सर्विसेज ले रहा हूं, यानी कि जो पोर्टफोलियो मैनेजर है, जो पोर्टफोलियो हाउस है, उसका नेटवर्थ कितना होना चाहिए, आई होप क्लियर, तो आंसर क्या होता? द आंसर इज कॉल्ड 5 करोड़। आई होप डिफरेंस सभी लोगों को मिल गया। चलिए अब सॉल्व करिए अगला क्वेश्चन। एज पर सेबी गाइडलाइन मिनिमम नेटवर्थ, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। एज पर सेबी गाइडलाइन है ना, मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट ऑफ ए पोर्टफोलियो मैनेजर शुड बी व्हाट? अब बताइए आंसर क्या होगा। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। यहां आंसर हो गया सी नंबर। आया मजेदार? याद आ रहा होगा क्लास में हम लोगों ने इसको कवर किया है। चलिए ये क्वेश्चन जरा ध्यान से इसको सॉल्व करिए, जरा बताइए कि इसमें से कौन सा सही है एज पर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को लेकर। बताइए इसमें से कौन सही है, सॉल्व करिए। इसमें से कौन सही है? यू नीड टू आंसर। The income and earned from the real estate portfolio is distributed among the investor as dividend. दूसरा कहता है these REIT manage the real estate portfolio and mortgage excluding leasing services and generate rental income from the same. तीसरा कहता है it is an organization that own and operate real estate to generate a regular flow of income. बताइए इसमें कौन सा सही है? You need to answer. इसमें कौन सा सही है? तो देखिए पहला बिल्कुल सही है और लास्ट वाला भी बिल्कुल सही है। दूसरे में क्या गलती है? कहता है जैसे हम नहीं रियल एस्टेट फंड में निवेश करते हैं, DHFL हो गया, बहुत सारी कंपनीज हो गई हैं, तो ये मैनेज करते हैं रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को और मॉर्गेज को इंक्लूड, जिसमें ये भी तो सर्विसेज हैं, लीजिंग सर्विसेज, यानी ये भी तो साहब है। तो यहां होना चाहिए इंक्लूडिंग, कर दिया एक्सक्लूडिंग, गलती कर दिया। बाकी 1 और तीसरा बिल्कुल सही है। चलिए
अब अगला सॉल्व करिए जरा, देखिए अभी मैंने पीछे क्वेश्चन टॉपिक पढ़ाया आप लोगों को, आपको बताना है इसमें कौन से दो स्टेटमेंट जो है वो सही है। यू नीड टू आंसर, बताइए विच टू स्टेटमेंट अबाउट वेल्थ मैनेजमेंट आर करेक्ट, कौन सा सही है। वेल्थ मैनेजमेंट फोकस एक्सक्लूसिव ऑन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड सेविंग। दूसरा कहता है वेल्थ मैनेजर ऑफन कोऑर्डिनेट इनपुट फ्रॉम अदर प्रोफेशनल सच एज अकाउंटेंट और अटॉर्नी फॉर कंप्रिहेंसिव क्लाइंट स्ट्रेटजी। तीसरा कहता है टेक्टिकल मैनेजमेंट इन वेल्थ मैनेजमेंट एम टू बैलेंस रिस्क बाय मूविंग अमॉन्ग इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। और फोर्थ कहता है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस आर टिपिकली सुटेबल फॉर इंडिविजुअल विथ सिंपल एंड नैरो फाइनेंशियल नीड। पर इसका आंसर क्या होगा? यू नीड टू आंसर। इसके कल कुछ क्वेश्चन में आज तो टाइम हो गया मेरे पास, मैं इसके कल कुछ क्वेश्चन और भी कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है? पहले इसको पूरा कर लेंगे फिर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 25 को। ओके, तो देखिए इसमें क्या गलत है। पहले तो क्या इसका काम सिर्फ दो ही है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और सेविंग? क्या बाकी सर्विसेज ये नहीं करती हैं? करती है ना भाई। तो पहला तो गलत हो गया। क्या ये बेसिकली उनके लिए है जो सिंपल पर्सन है? नहीं भाई, उनके लिए है जो खूब पैसे वाले हैं। यानी कि दूसरा और तीसरा हमारा क्या हो गया? सही हो गया, ऑप्शन में कहीं है। यस, दिस इज द आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा सभी लोगों को कि एग्जाम में कितना डिटेल में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन और अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आज 24 पार्ट 2 में क्या करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सर ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो हम लोग ने पीएमएस कहते हैं, जिसको हम क्यों करते हैं, हम निवेश क्यों करते हैं, इसका रीज़न क्या है? और आज मैं आपको लास्ट में बहुत सारे कराने वाला हूँ, लंबे लंबे क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा, तो सेशन पूरा देखिएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है। सबसे पहले हम कहीं भी पैसा लगाते हैं, हम कहीं निवेश करते हैं, उसका पर्पस क्या है कि भाई हमारा जो पैसा है वो क्या हो, वो अप्रिसिएट हो, जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात, हम क्यों निवेश करते हैं कि भाई हमको उस पर रिटर्न मैक्सिमाइज हो सके, मीन्स हमें रिटर्न ज़्यादा मिल सके। तीसरा और क्या है कि हमारा जो ओवरऑल प्रोफिशिएंसी है पोर्टफोलियो का वो बेहतर हो सके। भाई हमने कहा, हमने किसी को हायर किया फॉर द पीएमएस के लिए, तो भाई उसको पता है कि क्या है मार्केट कैसा, हमारा पोर्टफोलियो बेहतर हो जाएगा। रिस्क हमारा क्या होता है, ऑप्टिमाइज हो जाता है, क्योंकि उनकी पूरी टीम होती है थ्रू द पीएमएस में। और एलोकेट करते हैं रिसोर्सेस को ऑप्टिमली, मीन्स जहां पर लगा कि मार्केट ग्रो करेगा तो वहां पर पैसा निवेश कर देते हैं। और कोशिश रहते हैं कि जो हमारा पोर्टफोलियो वो काफ़ी रिजिड ना हो, वो फ्लेक्सिबल हो। व्हाट डज इट मीन मतलब फ्लेक्सिबल? फ्लेक्सिबल मतलब ये होता है कि सिंपल शब्दों में कि भाई कुछ आपने डेट में निवेश कर दिया, कुछ आपने बॉन्ड में निवेश कर दिया, मतलब आपको कैसा भी हो मार्केट, आपको नुकसान नहीं होगा। और अगर मान लो किसी कारण से आपका मार्केट क्रैश कर जाता है तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। सो यस, हम ये कह सकते हैं कि द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टू हेल्प सेलेक्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एज पर इनकम, एज, टाइम लिमिट, वॉट एवर। सो दीज ऑल आर द कोर ऑब्जेक्टिव। जब भी हम कभी पीएमएस यूज करते हैं, जब भी हम पोर्टफोलियो सर्विसेज लेते हैं, ठीक है, तो ये सारे कोर हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट दीज आर द कोर ऑब्जेक्टिव जो कहीं ना कहीं पीएमएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया। जब भी हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आया हुआ है, ये आपको एग्जाम में भी आया हुआ है, आप इसे PYQ कर सकते हैं। ये क्या है? दीज आर द की एलिमेंट, दीज आर द की एलिमेंट। जैसे या तो हम बात करते हैं एसेट को एलोकेट करना, यानी जिनसे हमने सर्विस ली उन्होंने क्या किया, हमारे फंड्स को एसेट एलोकेट किया। मतलब
इन्वेस्टमेंट टू डिफरेंट एसेट क्लास, जैसे मान लो इक्विटी में निवेश कर दिया, डेट में निवेश कर दिया, गोल्ड में निवेश कर दिया, है ना। रिस्क एंड रिटर्न को बैलेंस करना, ये इसका पहला काम है। यानी ऐसा ना हो आपने आंख मूंद के खूब रिटर्न के चक्कर में खूब रिस्क ले लिया। तो दोनों को बैलेंस करना मीन्स रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करना, इट इज नोन एज द, इसे हम कहते हैं एसेट्स एलोकेशन। यानी 60% मैंने इक्विटी में डाल दिया, 30% मैंने डेट में डाल दिया और 10% मैंने गोल्ड में डाल दिया। एक होता है आपका डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि यहां पर बस फोकस ये करते हैं अपने रिस्क को हम कम करते हैं। समझिएगा दोनों डिफरेंस क्या है। एसेट एलोकेशन में मैंने क्या बोला, हम रिस्क और रिटर्न दोनों को मैनेज कर रहे हैं, बट यहां हम डाइवर्सिफिकेशन मैंने क्या किया, मैंने रिस्क को कम किया। यानी मैंने किसी बड़ी कंपनी का एक शेयर नहीं खरीदा, मैंने 5 अलग अलग कंपनी के शेयर्स खरीद लिए कि भाई अगर एक भी डूबती है तो बाकी 4 में से तो मुझे बेनिफिट मिल जाएगा ना। तो इसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। बहुत लोगों को लगता है कि सर ये दोनों तो एक है, दोनों एक नहीं है, दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। नाउ एक होता है आपका रीबैलेंसिंग करना, यानी कि हम कितना रिस्क बियर कर सकते हैं, है ना। यानी मान लो इक्विटी में हम बात करते हैं, अगर वो 60 से 70% हो गया तो हम सेल कर देंगे, है ना। और अगर 60 से 50 में हो गया तो हम सेल कर देंगे, यानी हम अपने रिस्क को बैलेंस करते हैं। तो 3 चीज़ें हैं जरा समझना। पहला, जब आपने रिस्क और रिटर्न को बैलेंस किया, इसे कहते हैं एसेट एलोकेशन। आपने रिस्क को कम किया, इट इज़ नोन एज द डाइवर्सिफिकेशन। और तीसरा, जब अपने रिस्क के लेवल को ही अपने कंट्रोल में रखा, इट इज़ नोन एज द रीबैलेंसिंग। जहां लग रहा है कि भाई आपने जो हमारा मिड मार्केट में डाउन है, आपने लार्ज कैप में पैसा लगा दिया, रिबैलेंसिंग करना अपने पोर्टफोलियो को। नाउ अब एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट अक्सर बैंकर इससे मुझसे पूछते हैं कि, और वो कंफ्यूज रहते हैं, क्या सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और क्या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दोनों एक है? दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। आज मैं आपको बताऊंगा, आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। देखिए सिंपल समझिएगा, जब भी कहीं लिखा हो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मतलब मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है और मैंने आपको पैसा दे दिया कि भाई मेरे पैसे को मल्टीपल निवेश में बदलिए। मेरे 1000 करोड़ को 2000 करिए, मेरे 2000 करोड़ को 5000 करिए। लेकिन जब मैंने यूज किया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने किसी को हायर किया, मैंने किसी बैंक को हायर किया, यू आर मैनेजमेंट बैंकर, या गवर्नमेंट ने किसी को हायर किया, मतलब मीन्स पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मेरे लिए पैसा लेके आइए। अंडरस्टूड? तो ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक एग्जांपल से इसको समझिए। एक सिनेरियो मैं लेता हूं, एक कोई क्लाइंट ए है, मान लो क्लाइंट ए राजीव मिश्रा है। तो राजीव मिश्रा सर ने बैंक बी को हायर कर लिया, बैंक बी को हायर कर लिया कि भाई मेरे पास पैसा है, टेक माई मनी, मेरा पैसा लीजिए, टेक माई मनी, और उसे आप इन्वेस्ट कर दीजिए जहां भी आपको लगता है मार्केट में ग्रो कर रहा है। दैट मीन्स मेरे पास पैसा है, आपको निवेश करना है, ठीक है, आप मेरे वेल्थ को मैक्सिमाइज करिए। यानी क्लाइंट के पास पैसा है, आपका काम क्या है एज एन पोर्टफोलियो मैनेजर? आपका काम ये है कि आप मेरे पोर्टफोलियो को, आप मेरे रिटर्न को मैनेज करिए, टू मैनेज द इन्वेस्टमेंट एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज द क्लाइंट वेल्थ। अंडरस्टूड? ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए इन्वेस्टमेंट बैंकर में, अब एक क्लाइंट ए ने हायर किया क्लाइंट बी को, बैंक बी को, है ना, कि भाई ढूंढो किसी को जो मेरे प्रोजेक्ट में पैसा लगा सके। मतलब सिंपल शब्दों में, जब क्लाइंट के पास पैसा नहीं है, द क्लाइंट डजंट हैव मनी, यानी क्लाइंट के पास पैसे नहीं है, डजंट हैव मनी, सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या करते हैं प्रोफेशनल, हेल्प द क्लाइंट गेट द मनी वाया कैपिटल रेजिंग अपॉर्चुनिटी।
अंडरस्टूड? ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत अभी मैं कराऊंगा आप लोगों को आज क्वेश्चन, बहुत डिटेल में क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। चलिए, क्या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज और क्या म्यूचुअल फंड सर्विसेज दोनों एक हैं? नहीं सर, दोनों में ना बहुत डिफरेंसेस हैं, दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। अगर मैं कहूं सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं कस्टमाइजेशन। पीएमएस में जैसा मन करेगा हम वैसा काम करेंगे, क्योंकि मैं ही ओनर हूं, है ना। मैंने आपको जहां कहा एज पर योर माई गोल, आपने निवेश किया, आपने उसमें अपना नॉलेज लगाया। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि ओनली आपको कस्टमाइज करता है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड। मैंने पैसा दिया किसी बैंक को, मैंने पैसा दिया ग्रो मोर को, तो मेरे जैसे लाखों लोगों ने पैसा दे दिया, मेरे जैसे लाखों लोगों ने पैसा दे दिया, तो वहां पर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होती है ना। हमें क्यों उसमें मिलता है? हमें उसमें मिलता है यूनिट्स मिल जाती हैं। बट इसमें क्या हो गया, हम ऑनर हैं तो हम अपने चीज को कस्टमाइज कर पाते। पीएमएस काफी नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है, हमारा आप जैसे लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैंने बोला था लास्ट क्लास में, अगर आपको पीएमएस सर्विस खरीदनी है तो कम से कम निवेश करना होगा 50 लाख रुपए। दूसरा, पीएमएस बहुत महंगा होता है। जब भी हम किसी कंपनी से, किसी बैंक से, किसी एजेंसी से ये सर्विसेज लेते हैं, तो जो मेरा पोर्टफोलियो संभालता है ना, वो काफ़ी बहुत बड़ा डिमांड करता है प्रॉफिट में शेयर। ठीक है सर, आपके 100 करोड़ को हम बनाएंगे 200 करोड़, पर मुझे चाहिए 5% टका। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ हमें बस फीस देनी होती है। म्यूचुअल फंड में जब हम खरीदते हैं, एसआईपी खरीदते हैं, जब मन करे हम एग्जिट ले लें, जब मन करे हम एड ऑन कर दें। अंडर पीएमएस इन्वेस्टर के पास रहता है सीधे ऑनरशिप, जो मैंने पहले बोला। बट यहाँ हमें क्या मिलती है? हमें मिलती है यूनिट्स मिलती है। जैसे मान लो आज मैंने 1 लाख रुपए निवेश किए म्यूचुअल फंड में, तो जहाँ मैंने निवेश किए, मैंने किसी ग्रोमो में डाल दिए, मैंने जेरोदा में डाल दिए, तो इस 1 लाख में मुझे अलॉट हुए 1000 यूनिट्स, यानी कि हमारे एक यूनिट की जो वैल्यू है वो है 100 रुपये, और इसे ही कहते हैं नेट एसेट्स वैल्यू। और हम इसी पर निकालते हैं, अगर एनएवी हमारा ऊपर है तो प्रॉफिट है, एनएवी हमारा डाउन है तो मतलब हमको लॉस है। दिस इज द फॉर्मूला। और ये देखो, इंडिया में अगर आप पीएमएस सर्विस लेना चाहते हैं तो कम से कम आपको निवेश करना होगा 50 लाख रुपए। ये सेबी की गाइडलाइन है, इससे कम में आप निवेश कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई पैरामीटर नहीं, मैं 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं 500 रुपये से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये मेजरली डिफरेंस है दोनों में, विच इज कॉल्ड पीएमएस और म्यूचुअल फंड। चलिए, एक आपको मैं एक फॉर्मूला याद कर रहा हूँ, बहुत मजा आएगा आपको फॉर्मूले की, मैंने क्लासेस में करा। अच्छा हाँ, जितने भी हमारे बैंकर इस सेशन को अभी देख रहे हैं लाइव या जो देखेंगे रिकॉर्ड में, उनसे मेरा रिक्वेस्ट ये होगा, पहला काम तो सेशन को लाइक कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके अकाउंट में ये वीडियो सेव हो जाएगा। दूसरी बात, मेरी जो क्लास होती है रात में 9 बजे, वहाँ मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, तो वहाँ की क्लास मिस मत करिए। अब मुझे सर्विसेज लेनी है, कितने स्टेप होते हैं, उसका स्टेप फॉर्मूला मैं आपको याद कराता हूँ। देखिए, फॉर्मूला ये है, आई ईट डिलीशियस फ्रेश पिज्जा सर्व एवरी रेगुलरली। बस इसको याद करिए, बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है, आई ईट डिलीशियस फ्रेश पिज्जा सर्व एवरी रेगुलरली। अब कैसे? सबसे पहले हम आई पे फोकस करते हैं, नहीं हमको चाहिए कि हमें निवेश कहाँ करना है। दूसरा, हमें हमारा एस्टिमेशन क्या है, हमारा गोल क्या है। फिर हम एसेट को डिसीजन लेते हैं, दिस इज कॉल्ड डिलीशियस हो गया। फिर हम अपनी स्ट्रेटजी पर काम करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं कि हमें कहाँ निवेश करना है, कैसे निवेश करना है ना। फिर हम पिज्जा को करते हैं सेलेक्ट कि भाई इस बाजार में हमें जाना होगा। फिर अपने पोर्टफोलियो को हम करते हैं इम्प्लीमेंट, फिर उसे करते हैं इवेलुएट और रिवाइज, और लास्ट में क्या करते हैं, रीबैलेंस करते हैं। तो टोटल अगर मैं कहूं तो 8 स्टेप होते हैं जिनके द्वारा हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज को प्रोसेस करते हैं। चलिए, नाउ क्या इसके सिर्फ पॉजिटिव ही है, नहीं इसके नेगेटिव भी बहुत सारे हैं।
पहला नेगेटिव क्या है, पहला डिसएडवांटेज क्या होता है, अगर आपके पास 50 लाख रुपए नहीं है, आप इंडिया में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज नहीं ले सकते हैं। दूसरा, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, करीब जरा सोचिए 2% से स्टार्ट होती है, 2.5% तक जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा काफ़ी चार्ज लेता है पीएमएस हाउस, और आप तुरंत एग्जिट भी नहीं ले सकते हैं। तीसरा, अब भाई बिजनेस में रिस्क तो है ही सर, यानी इसमें कोई भी परफॉर्मेंस गारंटी नहीं है, देयर इज नो परफॉर्मेंस गारंटी इसमें नहीं होती है। सो यस, पीएमएस हाउस शेयर प्रॉफिट बट नॉट लॉस। कभी कभी ऐसा बाजार होता है कि हमने कहा कि आपको मिलेगा रिटर्न 20% और रिटर्न सिर्फ 10% मिला, ऐसा भी होता है बाजार में, तो इसमें कोई परफॉर्मेंस गारंटी नहीं है। चलिए, एक लास्ट में एक बहुत बड़ा अपडेट्स हुआ था कोविड-19 के बाद। अपडेट्स क्या है जरा समझिए। पहला अपडेट क्या है, सेबी ने कहा आप जब भी इंडिया में किसी को बेचते हैं पीएमएस की सर्विसेज, किसी क्लाइंट को, तो पूरा पैसा नो अपफ्रंट फीस, जैसे मान लो आपने कहा कि मेरी फीस है 1 लाख रुपए, तो पूरा फीस एक बार में मत मांगिए, है ना। साथ में आपका जो ऑपरेशन कॉस्ट होगा, है ना, ये आपका जो ब्रोकरेज को अलग कर दीजिए, ये कभी भी एक्सीड नहीं होना चाहिए। कितना, आपके टोटल एयूएम से, एयूएम मीन्स क्या हो गया, आपका एवरेज टोटल मार्केट जो वैल्यू है ना, उसका 0.5% से ज़्यादा आप फीस नहीं ले सकते हैं। अगर मान लो मेरे पोर्टफोलियो का वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो इसका निकालिए 0.5%, इट इज कॉल्ड माई पोर्टफोलियो मार्केट वैल्यू। इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं ले सकते हैं, क्या, जैसे ऑपरेशन फीस हो गया, है ना, या ब्रोकरेज काउंट हो गया, काउंट नहीं कर सकते। एंड द लास्ट वन, अब मैंने 2026 में पोर्टफोलियो लिया जनवरी में, अब क्या मैं इस साल बैक हो जाऊं, मैं एग्जिट हो जाऊं? नहीं, अगर आप एग्जिट होते हैं पेनाल्टी लगती है, क्योंकि आप जिससे भी सर्विस लेते हैं ना, उसने पूरा आपका क्लाइंट डिजाइन किया, पूरी टीम को हायर किया, और अब ऐसे रातों रात भाग जाओगे, हम भागने नहीं आपको देंगे। तो याद रखिएगा, अगर आप पहले साल भाग गए तो लगेगा 3% चार्ज, अगर दूसरे साल भागे तो लगेगा 2% चार्ज एग्जिट लोड, अगर तीसरे साल भाग गए तो लगेगा 1% एग्जिट लोड चार्ज, और 3 साल पूरा होने का कोई चार्ज नहीं, आपको जमन करे राम राम सत्य कर दीजिए। ठीक है, चलिए, ये था हमारा चैप्टर नंबर 24, जो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने उनको आज रिवाइज किया। टाइम की कमी है, नहीं तो मैं 25 भी स्टार्ट कर देता। ठीक है, कल 25 26 दोनों को कर लेंगे। ठीक है अपन, ये वो प्लान है जो मैं कह रहा हूँ, उसको में इनरोल करिए और अपने इस सेशन को स्टार्ट करिए आज ही थ्रू द JIB फाउंडेशन क्लासेस, क्योंकि यहां पर आपका क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। फिर क्या होगा, आपका होगा रिवीजन, फिर क्या करेंगे आप, करेंगे प्रैक्टिस, फिर क्या होगा मैराथन, और लास्ट में होगा आपका सिलेक्शन। ये पूरी स्ट्रेटेजी है इस प्लान में, और इस प्लान में भी ऑफर चल रहे हैं। अगर आपने मेरा कोड इस्तेमाल किया तो आपको मिलेगा डिस्काउंट 60%। तो चलिए आज करते हैं कुछ प्रैक्टिस। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, और ऐसे ही क्वेश्चन आज मैं बहुत कराऊंगा, तो तैयार रहिए सब लोग। बताइए इसका आंसर क्या होगा, यू नीड टू आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये देखो आजकल यही पूछ रहा है एग्जामिनेशन में, वो ये नहीं कह रहा सही कौन है, ये क्या कह रहा है, बताइए कि मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, यानी कि मोस्ट जो एक्यूरेट है आपको बताना है वो कौन सा है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्राइवेट बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट इन सपोर्टिंग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। पहला कहता है कि प्राइवेट बैंकिंग इज द सोली फोकस ऑन ऑफरिंग हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल विदाउट कंसिडरिंग देयर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल और रिस्क एपेटाइट। दूसरा है वेल्थ मैनेजमेंट प्राइमरी एड्रेस द इन्वेस्टमेंट need of HNWI, ignore other aspects of their financial life such as estate planning, है ना, tax management and retirement planning। तीसरा कहता है प्राइवेट बैंकिंग प्रोवाइड कस्टमाइज फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग बैंकिंग, टैक्स मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइस।
और फोर्थ कहता है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर HNWI प्राइमरी इन्वॉल्व ऑफरिंग जेनरिक फाइनेंशियल एडवाइस which are not tailored to unique financial situation or need of the each client. अब जरा सोचिए, यहां बहुत आसान से टेक्निक है आंसर देने का। सभी लोग आंसर दीजिए टू ईच एंड एवरी, जो भी आपको फील हो रहा है यू नीड टू आंसर, गलत हो सही हो डजंट मैटर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ना नहीं है, तो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आप कैसे आंसर देंगे। अब यहां देखिए, क्या इसमें सिर्फ हम एक ही काम करते हैं कि बस ओनली हाई रिस्क बिजनेस करते हैं? यहाँ तो पोर्टफोलियो मैक्सिमम फ्लेक्सिबल रहता है। तो पहला तो गलत हो गया ना, कहता है ओनली फोकस ऑन ऑफरिंग हाई रिस्क। नो भैया, ऐसा नहीं होता है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, क्या इसमें हम क्लाइंट के हिसाब से काम नहीं करते हैं? तो यहाँ कह रहा है कि जो भी एडवाइस होगा विच इज नॉट टेलर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा हम कस्टमाइज करेंगे। तो फोर्थ भी आपका गलत हो गया। दूसरा तीसरा बिल्कुल सही लग रहा है। अब कह रहा है इसमें मोस्ट एक्यूरेट कौन है? वेल्थ मैनेजमेंट प्राइमरी एड्रेस द इन्वेस्टमेंट नीड ऑफ HN, इग्नोर अदर। क्या हम बाकी को इग्नोर कर देंगे? बताइए, ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया ना। हम तो सबको इग्नोर नहीं करते, हम सब कुछ लेके चलते हैं ना। यानी कि देखो, दूसरा भी गलत हो गया। आंसर आपका आ गया तीसरा नंबर। कैसा लगा सभी लोगों को? तो ऐसे प्रैक्टिस आप तभी कर पाओगे जब आपका सारा कॉन्सेप्ट है क्लियर। चलिए, कल हम इसको और जो 26 है दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ और करते हैं प्रैक्टिस। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर बाय बैंक। अगर किसी बैंक ने ग्रुप ऑफर इंश्योरेंस दिया आपको ऑफर, तो उसमें बेसिकली इसमें से कौन सा स्टेटमेंट वो सही है? पहला क्या कहता है, स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर्ड बाय बैंक cover the account holder, spouse, 2 children and parent with additional premium. दूसरा कहता है these policy offer premium rate that are significantly lower, nearly 50% compared to standalone policy. तीसरा कहता है the lower premium rate in group insurance is primarily due to low risk coverage rather than pooling of risk. कह रहा है इसमें से कौन सा सही है, बताइए इसका आंसर क्या? बताइए जरा सभी लोग, कमेंट करिए। यू नीड टू आंसर गाइज, यू नीड टू आंसर। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। ना देखिए, इसका आंसर ए हुआ, यानी कि दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि पहला और दूसरा जो है वो क्या हो गया, वो बिल्कुल सही है। अच्छा सर, तीसरे में गलती क्या लग रही है? अगर आप देखो सिंपल से, अगर कोई प्रीमियम, कोई पॉलिसी अगर हम खरीदते हैं इंडिविजुअल, तो उस वो थोड़ा महंगा पड़ता है। अगर वही प्रीमियम कंपनी आपको देगी, मतलब इंश्योरेंस खरीदेगी ना, तो आपको सस्ता पड़ता है, क्योंकि कंपनी 5000 लोगों को एक साथ खरीदती है। तो इसलिए आपका पहला और दूसरा जो है वो बिल्कुल सही है। अब गलती देखो तीसरे में क्या है, लोअर प्रीमियम रेट इन ग्रुप इंश्योरेंस प्राइमरी ड्यू टू हाई रिस्क कवरेज है ना। आंसर इसलिए क्या हो गया, लोअर प्रीमियम इज ड्यू टू रिस्क पुलिंग इन ग्रुप, यानी वहां पर इंडिविजुअल थोड़ी ना है, यानी 500 लोगों का कंपनी ने कराया इंश्योरेंस, तो भाई 500 थोड़ी ना एक साथ खराब हो जाएंगे। भाई मेरी कंपनी में 500 लोग हैं और 500 के 500 थोड़ी ना खराब हो जाएंगे, उनको उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, उसमें रिस्क क्या होगा, पूल हो जाता है, उसमें रिस्क क्या हो गया, पूल हो गया। अंडरस्टूड? तो इसलिए आंसर आपका क्या हो गया, आंसर तीसरा गलत हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम क्वेश्चन भी करेंगे ज्यादा और कल हम 25 के टॉपिक को भी करेंगे कवर टुमारो, ठीक है। चलिए जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आज हम 25 और 26 दोनों का मिक्स कवरेज करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा, और आपको मैं इसमें कुछ जो अपडेट्स इस बार हुए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं आपको रिवीजन कराते चलूंगा साथ में।
तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो पहला काम तो ये करना है कि जल्दी से इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी सोशल मीडिया पर जहां भी आप ऐड हैं इस वीडियो के लिंक को कॉपी करें एंड सभी तक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे सभी लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन मेरा ये आता है मन में कि सर, जो अक्सर बैंकर पूछते हैं कि सर इस साल जो बजट आया है फरवरी में, उसमें जो टैक्सेशन आया है क्या वो एग्जाम में पूछ सकता है? तो मेरा आंसर है नहीं। इसका रीजन है क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न है 31 दिसंबर 2025 तक जो भी अपडेट हुए होंगे वही एग्जाम में शामिल किया जाता है। यानी इस बार का जो बजट होगा वो अगली बार के एग्जाम में आएगा, बट तब भी थोड़ा सा जो मेन पॉइंटर हैं उनको गो थ्रू जरूर कर लीजिए। ठीक है, जैसे इस बार सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आई है, जब हम किसी शेयर को खरीदते और बेचते हैं तो हम एक टैक्स पे करते हैं टू द गवर्नमेंट, जिसका नाम है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसको हम लोग कहते हैं। तो इसको इंक्रीज कर दिया गया है फ्रॉम 0.02 से लेकर इसको बढ़ा दिया गया है 0.05% तक। एक ये चेंज हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है ऑन ऑप्शन प्रीमियम, जो हम ट्रेड करते हैं डेरिवेटिव में, तो ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो ऑप्शन प्रीमियम जो है और एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन 2 उसको रेज कर दिया गया है फ्रॉम 0.15% से, फॉर्म मतलब 1% से 0.15% एंड 0.125 से बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए। नाउ एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इस बार बजट में। उस रिपोर्ट में क्या क्या काम का डेटा है आज आपको मैं वो बता देने वाला हूँ। मैंने पूरी समरी नोट्स बजट की ऑलरेडी आपको ग्रुप पीडीएफ में शेयर कर दी है, आपको नहीं मिला तो आप क्लास की पीडीएफ वहां पर ले लीजिएगा। इसमें पहला चेंज क्या किया है कि मान लो कोई भी पर्सन ऑफ रेजिडेंस ओरिजिन, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो देश के बाहर है, वो इन्वेस्ट कर सकता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत, है ना। यानी कि कोई भी रेजिडेंस इंडिविजुअल जो अब्रॉड में कैन इन्वेस्ट इन लिस्टेड इंडियन शेयर थ्रू द पोर्टफोलियो। आप देश के बाहर हैं, आप यहाँ पे निवेश करिए, कोई रोकेगा नहीं। ठीक है। नो नीड टू क्लेम इंटरेस्ट, एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंटरेस्ट आपको मिलता है बाय द मोटर एक्सीडेंट क्लेम के द्वारा, है ना, कोई एक्सीडेंट का क्लेम आपको कब मिलता है, तो ट्रिब्यूनल टू द नेचुरल पर्सन विल बी एग्जेम्प्टेड, तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। भाई आपने कहीं क्लेम किया, अब कहते हैं ना कभी कभी आपको एक्सीडेंट का कुछ क्लेम मिलता है, तो क्लेम पर टैक्स आपको नहीं देना है। नो टैक्स और एनी टीडीएस ऑन दिस अकाउंट विल बी डन अवे, तो टीडीएस भी इस पे नहीं कटेगा आपको। अच्छी बात है। नाउ द फोर्थ पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। टीसीएस क्या होता है? जब हम इंडिया से कहीं पैसा भेजते हैं, हम लिबर्टाइज स्कीम करते हैं, तो सरकार को हम टैक्स पे करते हैं। तो कहता है कि भाई याद रखिएगा जो टीसीएस देना पड़ता था ओवरसीज टूर के लिए। कौन सा ओवरसीज टूर के लिए? मतलब कि भाई मुझे मालदीव घूमने जाना है, मुझे कहीं घूमने जाना है, तो हम पैकेज के लिए पैसा देते थे उसको। तो जो लगता था टैक्स 5% और 20% उसको कर दिया गया 2%। इसमें कोई भी मिनिमम लिमिट की कंडीशन हटा दी गई, कुछ भी नहीं है, सीधे 2% आपको। अब मान लो हमने पैसा भेजा एजुकेशन के लिए इंडिया से, हमने पैसा भेजा मेडिकल के लिए, तो उसको घटा के कर दिया गया 5% से लेकर कितना 2%, ये भी कम कर दिया गया। ये दो ऐसे पॉइंटर है जो मुझे लगता है कि हो सकता है कि पूछ दिया जाए, क्योंकि ये सिलेबस जो पीपीबी का सिलेबस है उसमें पूछ सकता है। कोई अगर सर्विसेज आपको मिलती है उस पर जो टीडीएस करता था उसको जो है फिक्स कर दिया गया, तो 1% या तो 2%, है ना। लोअर या नील टीडीएस सर्टिफिकेट, यानी कि कोई स्मॉल टैक्स पेयर है कैन गेट लोअर, सबसे कम, या नील टीडीएस सर्टिफिकेट थ्रू ऑटोमेटेड प्रोसेस के द्वारा ले सकता है। उसके बाद एक फॉर्म आप देते हैं जब किसी के पास पैन कार्ड नहीं होता इंटरेस्ट को लेकर, तो फॉर्म 15G ऑफ 15 जज का रिलीफ दिया गया, वन फॉर फ्रॉम वैलिड फ्रॉम मल्टीपल कंपनी फॉर डिपॉजिटर।
उसके बाद रिवाइज किया कि रिटर्न को, यानी पहले होता था कि टिल 31 दिसंबर तक आपको रिटर्न फाइल कर देना, अब नहीं है, अब मार्च तक आप कर सकते हो। एक ये अपडेट किया गया इसमें। अगर आप फॉर्म फाइल करते हो ITR 1 और 2 की जो डेडलाइन थी, तो आप उसको टिल 31 जुलाई तक कर सकते हैं। नॉन ऑडिट बेस पर टिल 31 अगस्त तक कर सकते हैं। और क्या TDS आपको लगेगा ऑन प्रॉपर्टी बाय NRI? तो कोई भी ऐसा रेजिडेंस बायर कैन डिडक्ट ए डिपॉजिट TDS यूजिंग पेन इंस्टीड ऑफ 10, यानी आप पहले 10 करते थे, आप करेंगे किसके बिहाफ पर? पेन के बिहाफ में आपको TDS का आपको कट जाएगा। तो इसमें जो मैं कहता हूं कि अगर आप इस सेशन को रिकॉर्ड फॉर्म में देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो तीसरा चौथा वो एग्जाम में आ सकता है, बाकी कोई आने की संभावना नहीं है ना, क्योंकि ये आएगा दिसंबर के एग्जामिनेशन में, अगले साइकिल में। चलिए, नाउ कमिंग टू द 25 चैप्टर नंबर। ये क्या होता है टैक्सेशन? तो टैक्सेशन एक मीडियम है जिसके द्वारा सरकार के पास पैसा जाता है। सो दिस इज द इम्पोजिशन ऑफ कंपल्सरी levied on individual और एंटिटी बाय गवर्नमेंट, यानी आप इंडिविजुअल हैं और आप क्या कहते हैं कि आप कोई कंपनी है, आप सरकार को टैक्स पे करते हैं फॉर सर्विसेज के लिए, है ना। सो ये एक प्राइमरी सोर्स है इंडिया में, दिस इज द प्राइमरी सोर्स जिससे सरकार को रेवेन्यू मिलती है ना। प्राइमरी सोर्स टू रेज रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया में दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक होता है टैक्स डायरेक्ट और एक टैक्स होता है इनडायरेक्ट। अब हो गया हमारे देश में वन कंट्री वन इनडायरेक्ट टैक्स जिसका नाम है GST, जो हमारे देश में लागू हो गया है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 से। मीन्स 1 जुलाई 2017 से इंडिया में, अब आप इंडिया में कहीं भी जाइए, क्रॉस इंडिया कहीं से भी कार खरीदी है, कहीं से भी कोई सर्विसेज लीजिए, अब आपको स्टेट टू स्टेट वेरी नहीं करेगा, एक ही टैक्स आपको लगेगा जिसका नाम है GST। इंडिया के टैक्सेस में अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल और स्टेट दोनों का कंट्रीब्यूशन है, दोनों का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि दोनों को टैक्स हम मिल के देते हैं। आज भी हम जो GST पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, तो उसका आधा पार्ट किसको जाता है? जहां पर हम स्टेट में कंज्यूम कर रहे हैं, और आधा किसको जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है GST को लेकर। नाउ अब अगर हम बात करते हैं इंडिया में जो टैक्स का क्लासिफिकेशन, और टैक्स का क्लासिफिकेशन कैसे है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स। एक बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बताता हूं कि डायरेक्ट टैक्स होता है क्या है। कहते हैं कि इंडिया में अगर हम बात करते हैं, मेरा नाम राजीव मिश्रा है, अब मैं जो भी कमाता हूं, अगर मैं टैक्स पेयर हूं, तो मैं अपने इनकम पे सरकार को टैक्स पे करूंगा, जिसमें हमारे दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। मीन्स दिस इज ए काइंड ऑफ टैक्स इम्पोज डायरेक्टली ऑन ए टैक्स पेयर एंड इट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। कोई भी इंडिविजुअल, जैसे मैं कमाता हूं तो मैं अपने बदले टैक्स दूसरे को नहीं कहूंगा दूसरे को टैक्स दे दीजिए, असाइन कर, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यानी कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है कैन नॉट पास और असाइन अनदर पर्सन टू पे द टैक्स ऑन द हिज बिहाफ। इंडिया में कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आम आदमी, हम लोग जैसे लोग पे करते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या? इनकम टैक्स कहते हैं। सो इट इज द टैक्स इम्प्लीकेबल ऑन द इनकम अर्न बाय इंडिविजुअल टैक्स पेयर। दूसरा आपका क्या हो गया? कॉर्पोरेट टैक्स, जो बड़ी बड़ी कंपनी अपने इनकम पे सरकार को टैक्स पे करती है ना। उसी प्रकार दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या होता है? मैं दुकान में गया, मुझे कुछ सर्विसेज खरीदनी है, मुझे कुछ सामान खरीदना है, तो मुझे कुछ सामान खरीदना है, दैट मीन्स व्हाट? मैंने दुकानदार को सेलिंग प्राइस दिया, मुझे मार्कर खरीदना है, तो मैंने दुकान को इसका सेलिंग प्राइस दिया। अब उस सेलिंग प्राइस में कुछ टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड है, तो मेरे और सरकार के बिहाफ में कौन पर्सन देगा टैक्स? विच इज कॉल्ड, वो दुकानदार है। तो इसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ओके,
मीन्स इट इज द डिफाइन एज टैक्स लिवाइड नॉट ऑन इनकम, प्रॉफिट या रेवेन्यू बट द गुड्स एंड सर्विसेज टेंडर बाय टैक्स पेयर। यानी हम जो टैक्स पेयर के रूप में जो हम सर्विस कंज्यूम कर रहे हैं, हम ट्रेन में जाते हैं, हम रोड पर जाते हैं, तो हम सर्विस कंज्यूम करते हैं, तो आई नीड टू पे टू द गवर्नमेंट। अनलाइक डायरेक्ट टैक्स, कोई भी डायरेक्ट टैक्स जो होगा कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, है ना, यानी हम इसको भी शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। अर्लियर द लिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे बहुत सारे थे, सर्विस टैक्स हो गया एक, है ना, सेल टैक्स हो गया दो, वैट हो गया तीन, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, बट अब इंडिया में आ गया है जीएसटी, और 1 जुलाई 2017 से उसने रिप्लेस कर दिया सारे फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स को इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी अब देश एक है तो एक ही लगेगा आपके ऊपर, क्या, विच इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्लियर हो गया सभी लोगों को, इसमें कहीं कोई डाउट किसी के मन में होना नहीं चाहिए। अगला एक पॉइंट आता है सर, ये जो फाइनेंशियल ईयर है और सर ये जो असेसमेंट ईयर है, क्या दोनों एक है? दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। देखिए सबसे आसान तरीका समझिए, अभी हम कौन से ईयर में जी रहे हैं, अभी कहाँ हैं, तो भाई अभी जो है वो चल रहा है 2026 और 27, यही चल रहा है? नहीं, अभी चलेगा, ये चलेगा 1 अप्रैल से, ठीक है। अभी चल कौन रहा है, तो अभी चल रहा है आपका 1 अप्रैल 2025 से जो चल रहा है ईयर, और ये एंड होगा अगले महीने 31 मार्च 2026 को, 2026 को। मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि जो भी ईयर चल रहा है, हम लोगों ने इसमें आईटीआर फाइल किया होगा, तो इस साल को हम कहेंगे असेसमेंट ईयर, यानी जो अभी साल करंट में चल रहा है उसे हम कहेंगे असेसमेंट ईयर, क्योंकि हमने इसी में असेसमेंट किया। क्या असेसमेंट किया है कि हम पिछले साल कितना कमाए होंगे, यानी जो पिछला साल हमारा गुजर गया है 25 और 26 वाला, है ना, यानी पिछले साल जो हमारा गुजर गया है उसमें हमने कितना पैसा कमाया होगा। तो जो करंट ईयर होता है ये आपको हमेशा याद रखना, इस साल आप आईटीआर फाइल करते हैं, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर। और जो पिछला साल होगा वो क्या होगा आपका, वो फाइनेंशियल ईयर होगा। तो इसीलिए कभी कोई ईयर मत याद करिएगा। अब ये जो ईयर अभी स्टार्ट होगा 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से, उसमें हम आईटीआर फाइल करेंगे इसी साल के लिए, तो वो ईयर क्या हो जाएगा, असेसमेंट, और ये ईयर क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर इज द ईयर इन विच द इनकम इज अर्न, and assessment year is the year in which the income is assessed to tax and all tax are paid and tax return file। जिस साल हम रिटर्न फाइल करते हैं वो हमेशा याद रखिएगा, उसको हम लोग कहेंगे विच इज कॉल्ड असेसमेंट ईयर, ठीक है। अब एक नियम है, सभी लोगों को पता होगा कि 12 महीने का होता है अकाउंटिंग ईयर, यही होता है फाइनेंशियल ईयर। बट नॉर्मली कुछ ऐसे केस भी होते हैं कि ये ईयर कम हो सकता है, यानी कि मान लो ऐसा हो कि जो आपकी फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है वो कम हो गई 12 महीने से, या सेम है, ये लेस देन हो गई, तो ये 18 महीने से कम भी हो सकते हैं और 18 महीने तक भी जा सकती है ना। तो उस केस में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी से लेना पड़ेगा पूर्व की, सर हमने तो स्टार्ट ही किया था दिसंबर में, भाई अभी दिसंबर क्रॉस किया है ना, हमने उसमें स्टार्ट ही किया, तो 3 महीने बाद हमने हमारा थोड़ी ना फाइनेंशियल ईयर पूरा हो जाएगा। तो हम ये 3 महीने और अगला 12 महीने को काउंट करके अगले साल दिखाएंगे अपना क्या, कि दिस इज माई यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर। तो नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का होता है, लेकिन कुछ क्लॉज में ये 18 महीने का भी हो सकता है। यहां तक किसी के मन में मुझे बताओ कोई डाउट, टू एनीवन? चलिए अगला। अब इंडिया में ना बड़ा प्यारी सी कहते हैं कि नियम है कि आपका स्टेटस क्या है। देखिए समझिएगा, 2 चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप पेपर 2 में भी पढ़ेंगे। आपका स्टेटस क्या है, मीन्स आप कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस है आपका है। क्यों? क्योंकि इंडिया में हमारे यहाँ 2 सेक्शन है, 2 एक्ट हैं। एक आपका है
इनकम टैक्स एक्ट और एक आपका फेमा है, दोनों का अलग अलग रोल है। तो एज ए टैक्स पार्ट से यानी कोई भी इंडिविजुअल एज ए पर्सन डिपेंड करता है कि आपका स्टेटस क्या है, और जैसा आपका होगा स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस आपका जैसा होगा वैसा ही आपको देना होगा इनकम टैक्स सरकार को। ये कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं एनआरआई हो गया, वो याद रखिएगा यहां बात हो रही ओनली टैक्स के लिए। डू नॉट कंफ्यूज विद इन इंडिविजुअल सिटीजनशिप की बात यहां नहीं हो रही है। तो हो सकता है कि आप एक भारत के नागरिक हो, बट तब भी आपको हमने क्या कंसिडर किया होगा, नॉन रेजिडेंस, एज पर टैक्स की गाइडलाइन अलग होती है। ठीक है, तो आइए जरा समझते हैं कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट अगर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है, टैक्स एसएससी है, उसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। देखिए, या तो वो होगा रेजिडेंस, या तो वो होगा रेजिडेंस तो है बट वो ऑर्डिनरी नहीं है, और या तो ए बी नहीं है तो वो होंगे तीसरा जिसका नाम है ए नॉन रेजिडेंस, एनआर कहते हैं। तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 61 एन इंडिविजुअल टैक्स एसएससी को हम 3 भागों में बांटते हैं। आइए बहुत ध्यान से इसको देखिएगा गाइस, आप लाइफ में कभी भूलेंगे नहीं। मैंने बहुत अच्छे से ग्राफ बना दिया आप लोगों के, मैं थोड़ा सा छोटा कर लूं अपने आप को। चलिए फिर इसके बाद कुछ करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है? ओके चलिए, तो सबसे पहले आते हैं बात कि भाई आप क्या हैं। तो सर हम एक रेजिडेंस हैं, तो इसकी कंडीशन क्या होती है? देखिए सिंपल सी बात है, आप या तो 182 दिन इंडिया में रहो या उससे ज्यादा, यानी आपको या तो 1 और या तो 2 को फॉलो करना है। यानी जो भी करंट का फाइनेंशियल ईयर है, क्या उस फाइनेंशियल ईयर में आप इंडिया में 182 दिन से ज़्यादा रहे हो, 182 दिन, तो आपको स्टेटस क्या हो गया? तो स्टेटस आपका हो गया रेजिडेंस। दूसरा नियम क्या है? इंडिया में रहे कम से कम 365 दिन या उससे ज़्यादा पिछले 4 प्रीसीडिंग ईयर में, यानी पिछले 4 साल को मिला के आप रहे कम से कम 365 दिन, एन 60 दिन या उससे ज्यादा रहे आपका करंट फाइनेंशियल ईयर में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भाई अभी 25-26 हमारा चल रहा है, तो इसमें हम रहे कम से कम 60 दिन या उससे ज्यादा, और इसके पिछले 4 साल में हम रहे हो कम से कम 365 डेज। यानी कि अगर हमने ये 2 कंडीशन फॉलो कर लिया, हम तब भी कहलाएंगे क्या? दैट इज कॉल्ड रेजिडेंस। एकदम आसान शब्दों में हम तब भी कहलाएंगे क्या? दैट इज कॉल्ड रेजिडेंस, आसान शब्दों में। ठीक है, कोई भी इंडियन सिटीजन नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री विल बी डीम्ड रेजिडेंस इन इंडिया। यानी मान लो दुनिया में कहीं भी टैक्स पेयर नहीं हो, अगर आपकी टोटल इनकम, जिसमें फॉरेन इनकम को भूल जाइए, अगर इंडिया में 15 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, और अगर आपके ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है ब्रॉड में ड्यू टू डोमिसाइल और रेजिडेंस, तो हम आपको कहेंगे क्या? सुने ना कहावत, ना घर का ना घाट का, तो हमको मानेंगे डीम्ड रेजिडेंस। मतलब मेरा इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है, हम कहीं भी टैक्स पेयर नहीं है, तो हम इंडिया में अमाउंट काउंट होगा क्या? विच इज कॉल्ड डीम्ड रेजिडेंस कहलाएंगे। अब दूसरा देख लो, इसको कहते हैं RNOR, यानी कि मैं ऑर्डिनरी तो नहीं हूं साहब, मैं रेजिडेंस हूं इंडिया में बट मैं ऑर्डिनरी नहीं हूं। तो कहता है अगर कोई इंडिविजुअल क्वालिफाई करता है एज ए रेजिडेंस, तो अभी हम ये देखेंगे कि वो ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी है। तो डिपेंड करता है RONOR के लिए कि वो पिछले 10 सालों में वो कम से कम 2 साल है ना, उसके पास स्टेटस क्या हो? रेजिडेंस का, तो उसको हम कहेंगे RNOR। या पिछले 7 सालों में वो इंडिया में 703 दिन से कम रहा हो, तो उसको हम मानेंगे क्या? दैट इज कॉल्ड RNOR मानेंगे। ये पॉइंट सभी का क्लियर है? इसमें ये नियम यही कहा गया है कि मान लो कि ऐसा भारतीय है, कोई इंडियन सिटीजन है, या मान लो कोई PIO है
जो इंडिया से बाहर चला गया जॉब के लिए, तो उनको हम ROR कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन नियम ये क्या कहता है कि उनका इनकम, अगर वो इंडिया में रह रहे हैं 182 दिन, है ना, और अगर उनका टोटल इनकम फॉरेन को छोड़कर अगर 15 लाख रुपए से ज्यादा है, तो इस केस में भी हम उसको कहेंगे क्या, विच इज कॉल हम ROR कह सकते हैं, हम ROR उनको कह सकते हैं। ये दो रिलेवेंस इंपॉर्टेंट है। पहला सिंपल है एकदम, आप एक रेजिडेंस हैं। दूसरा कहता है कि आप रेजिडेंस नहीं है, मतलब रेजिडेंस हैं बट आप ऑर्डिनरी रेजिडेंस नहीं है। तो या तो पिछले 10 सालों में 2 साल, और या तो पिछले 7 सालों में कोई भी 730 दिनों से आप कम रहे हो इंडिया में, तो हम आपको कहेंगे क्या, दैट इज कॉल्ड RNOR। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसे मैंने बहुत डिटेल में बनाया है क्लास में। यह मैंने इतना पॉइंटर करा दिया जो इंपॉर्टेंट था ना। अब जब टैक्स की बात करते हैं तो देखिए बहुत ही सिंपल सा टैक्स है। एक आपका आता है नॉन रेजिडेंस, यानी कि मान लो आप या तो ROR या RNOR नहीं है, तो आपको हम क्या कहेंगे, यू आर नॉन रेजिडेंस स्टेटस हो गया आपका। तो इस केस में याद रखना है, डज नॉट नीड एनी रेजिडेंसी कंडीशन। तो जो टैक्स लगता होगा वो आपको लगेगा। अगर आप एक ROR हैं, याद रखिएगा, तो याद रखिएगा हमेशा आपके ग्लोबल इनकम में टैक्स लगेगा आपको। मीन्स आप इंडिया में जो इनकम अर्न कर रहे हो और साथ में जो देश के बाहर, मैं इंडिया में हूं, मैं एक रेजिडेंस हूं, मैं एक ऑर्डिनरी रेजिडेंस हूं, तुम कहीं से पैसा कमा रहे हैं, मुझे सरकार को टैक्स देना होगा, यानी कि टैक्स ऑन ग्लोबल इनकम भी हमको लगेगा। तीसरा क्या कहता है, अगर आप ऑर्डिनरी नहीं है, यानी आप नॉन ऑर्डिनरी हैं या आप नॉन रेजिडेंस हैं, तो याद रखना चाहे आप NR हो सर या चाहे आप RNOR हो, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी इंडिया ओनली उस पे लगेगा जो पैसा आप इंडिया में कमाएंगे। यानी मैं कनाडा में रह रहा हूं, मैं नॉन रेजिडेंस स्टेटस है मेरे पास, मैं NRI हूं, तो अगर मैं पैसा इंडिया में कमा रहा हूं तो ही मुझे उस पर देना होगा सरकार को टैक्स। मैं कनाडा में डॉलर कमा रहा हूं, मैं USA में डॉलर कमा रहा हूं, मैं अमेरिका में डॉलर कमा रहा हूं, मैं फ्रांस में फ्रैंक कमा रहा हूं, तो हमें टैक्स नहीं लगेगा इंडिया में। इंडिया में टैक्स ओनली लगेगा हमारे इंडियन इनकम पर। यानी यहां कमाओ तो टैक्स दो, बाहर कमाओ तो हम टैक्स आपसे नहीं, हम तो चाहते हैं कि कमाओ वहां और यहां जमा करो, हम तो चाहते ही यही है भाई। सरकार क्या चाहती, खूब पैसा जमा हो इंडिया में। और एक लास्ट में आता है DTAA। ये क्या होता है सर, व्हाट इज DTAA? एक्चुअली आपने सुना होगा बहुत ऐसी कंट्री जिनके साथ हम कोलैबोरेट किए हुए हैं कि भाई कुछ टैक्स आप लगा दो, कुछ हम लगा देंगे। अगर हमारे यहाँ लग रहा है तो आपके यहाँ मत लगाइए, वहाँ है तो हमारे यहाँ मत लगाइए। मतलब एक ही आदमी 2 जगह टैक्स नहीं देगा। अगर मान लो मेरा और मॉरिशस के साथ एग्रीमेंट है इंडिया का, तो भाई अगर मान लो हम जा रहे हैं मॉरिशस में, तो सेम आदमी को टैक्स वहाँ लग रहा है तो यहाँ नहीं लगेगा, है ना। तो इफ द सेम इनकम इज टैक्सेस इन इंडिया and abroad, तो yes individual can use the DTAA between India and the country to avoid कि भाई हमने इंडिया में पे कर दिया, आपको यहाँ दोबारा टैक्स पे नहीं करेंगे। इससे बेसिकली उस पर्सन पर डबल टैक्सेशन का बर्डन जो होगा वो नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड DTAA विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए इंडिया में अगर मैं बात करूं कि कितने सोर्स ऑफ इनकम है, तो देखो सिंपल शब्दों में समझिए, हमारे पास 5 सोर्स ऑफ इनकम है। या तो हम कमाते हैं सैलरी से, इंडिया में सैलरी हमारा ऐड हो गया, या तो हम कमाते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, या तो साहब हम कमाते हैं प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से, वहां से भी कुछ प्रॉफिट आ रहा है, और या तो हम कमाते हैं कैपिटल गेन से। व्हाट इज कैपिटल गेन? मेरे पास कार थी 5 लाख रुपए की, या मेरे पास 5 लाख का घर था, मैंने उस घर को 7 लाख में बेच दिया, तो हमें 2 लाख रुपए का हो गया प्रॉफिट। अब इस 2 लाख पर जो हमको गेन हुआ, तो या तो गेन होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और या तो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो नॉर्मली कहते हैं अगर हमारे पास एसेट का पोजीशन 3 साल से ज़्यादा है,
तो हमें देना होता है लॉन्ग टर्म। ये कराऊंगा आप लोगों को, न्यूमेरिकल कराया भी मैंने क्लास में। और अगर हमारे पास है शॉर्ट टर्म के, हमारे पास शॉर्ट टर्म से भी कम समय के लिए, मतलब हमारे पास अगर 3 साल से कम समय के लिए, तो हमें क्या पे करना होगा? हमें पे करना होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हमें पे करना होगा। सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स। और इन चार के अलावा कोई भी है तो उसको ऐड कर दीजिए, क्या? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। तो इंडिया में अगर आप एक टैक्स पेयर हैं तो आप इन्हीं 5 सोर्स में आपका टैक्स क्या होगा? कैलकुलेट होगा। ठीक है जी, चलिए जी। इंडिया में अगर मैं कहूं, अब तो 2 तरह के टैक्स स्लैब लगते हैं, याद होगा आपको। एक होता है क्या, जिसे हम कहते हैं, सुना होगा आपने, न्यू टैक्स रेजिम, और एक होगा जिसे हम कहते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम। तो इंडिया में जो आपका स्लैब है और आपका इनकम डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है। तो याद रखिएगा, इंडियन इनकम टैक्स जो टैक्स है वो डिपेंड करता है कि आपका स्लैब सिस्टम क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ स्लैब सिस्टम, स्लैब सिस्टम मीन्स डिफरेंट टैक्स रेट आर प्रेस्क्राइब फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ इनकम। मीन्स जो टैक्स रेट है वो इंक्रीज होगा, जैसे जितना कमाओगे उतना ज़्यादा टैक्स आप दोगे सरकार को, जितना कम कमाओगे उतना आप कम टैक्स दोगे सरकार को। ठीक है, तो याद रखिएगा, या तो आप आएंगे 60 साल वाले में, या तो आप आएंगे 60 से 80 साल के बीच में, और या तो आप आएंगे मोर देन 80 ईयर्स के बीच में। तो इंडिया में 3 स्लैब हैं और ये लागू होते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम पर। नए वाले में ऐसा कुछ नहीं है, ये लागू होता है ओल्ड टैक्स रेजिम में, कभी नए पे लागू नहीं होता है। नए पर तो सारे इक्वल है, यानी एक हम लोग हो गए, एक पापा जी हो गए और एक दादाजी हो गए, यानी एक नॉर्मल सिटीजन, एक सीनियर सिटीजन और एक सुपर सीनियर सिटीजन हो गए, जिसको हम लोग कहते हैं 80 साल से ऊपर वाले। नाउ अब जरा इसको देखिए, सर कौन सा टैक्स वाला परले इस बार? देखिए सिंपल समझिएगा, अभी कौन सा असेसमेंट ईयर चला, अभी मैंने बताया आपको। तो भाई अभी कौन सा ईयर खत्म होगा? अभी कौन सा ईयर खत्म हो रहा है? तो अभी खत्म हो रहा है 25-26 वाला, यानी कि अभी आपको ये याद रखना है, यानी इस साल का टैक्स आपको अगले साल देना होगा। यही आया था बजट में इस बार नहीं, पिछले साल। और ये दोनों पर लागू होगा, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम जो है ये किसके लिए? 25-26 के लिए, यानी कि जो अभी साल गुजर रहा है ये पूरा हो जाएगा। तो अगले साल जो हम आइडियर फाइल करेंगे ना 26-27 में, यही वाला करेंगे। और ये न्यू टैक्स रिजीम है। एक चीज और मैं यहां आपको ऐड करता हूं, न्यू टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या डिफरेंस है? मेरे पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं तो हमको कोई डर नहीं है, आप टैक्स पे कर देंगे, हम बाद में थ्रू आईटीआर हम मांग लेंगे पैसा सरकार से। तो अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट है तो आप चूज करिए ओल्ड टैक्स रिजीम और आपको टैक्स ज्यादा लगेगा। मेरे पास मैंने कहीं निवेश नहीं किया, मैं कम देना चाहता हूं, तो कोई निवेश नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उस केस में आप रिटर्न फाइल में आप यूज करोगे क्या? न्यू टैक्स रेजिम। ओल्ड किसके लिए? जिनके पास खूब निवेश है, तो वो ज्यादा पे करते हैं फिर मांग लेते हैं। और न्यू वाले में क्या होगा? आपको पे ही करना होगा कम। अब जरा एग्जांपल देखिए, क्यों कहा जाता है कि अभी प्रेजेंट में, इस साल की बात कर रहा हूं जो साल खत्म हो रहा है, कि अगर आप 12 लाख रुपए कमाओगे तो एज पर न्यू टैक्स रेजिम हमको कुछ देना नहीं होगा। कैसे? देखिए 4 लाख रुपए तक कितना देना होगा? नील। सपोज मान लीजिए आप 12 लाख रुपए कमा रहे हैं, अब कहता है 4 से 8 लाख रुपए में आपको देना पड़ेगा 5%। कितना हुआ? 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए का 5% निकालो, कितना हो गया? ₹20,000। अब 8 से 12 में कितना हुआ? फिर 4 लाख रुपए हो गया। इसका निकाले 10%, कितना हो गया? 40,000 रुपीज हो गया। यानी हमको देना पड़ता है, कितना टैक्स देना पड़ता है? 60,000 रुपए। अब नियम क्या है जरा देखिए, कि आपका जो रिबेट था वो इंक्रीज कर दिया गया, यानी आप इंडिया में हैं और आप कमा रहे हैं 12 लाख रुपए, तो एज पर रिबेट जो पहले कम था उसको बढ़ा दिया गया। अब कहा गया
कि जो रिबेट था पहले 25,000 रुपीज का, वो हो गया अब 60,000 रुपए, यानी आपको इतना मिल गया रिबेट को कि आप 12 लाख रुपए ही कमा रहे हैं। हाँ, 12 लाख एक हो गया तो नहीं मिलेगा। तो कितना पे करना था हमें? 60,000 रुपए। कितना मिल गया हमको रिबेट? 60,000। तो हमारे ऊपर क्या हो गया? दैट इज कॉल, हमारे ऊपर हो गया नो टैक्स लायबिलिटी आ गई। क्लियर सभी लोगों का? इसमें कहीं मुझे बताइए किसी के मन में कोई डाउट? तो ईच एंड एवरीवन एकदम। देखो यूट्यूब पर क्या होता है, हमारे पास टाइम की कमी है, इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि जो शाम की 9 बजे की क्लास, उस क्लास को मिस मत करिए, टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर मान लो आप सैलरी पर्सन हैं आपको सरकार ने दिया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है ₹75,000 का, तो आपके लिए कितना हो गया? अगर आप साल में कमा रहे हैं 12,75, तो आपको एज पर करंट ईयर, एज पर न्यू टैक्स रिजीम, आपको कोई टैक्स देना नहीं होगा। क्लियर है सभी लोगों का? ये पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए अब जरा करते हैं कुछ प्रैक्टिस। ठीक है, चलो बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अलाउड अंडर न्यू टैक्स रेट रेजिम, यानी कौन सा डिडक्शन आपको अलाउड है अंडर द न्यू टैक्स रेजिम। बताइए इसका आंसर क्या होगा? यू नीड टू आंसर, यू नीड टू आंसर फास्ट। नाउ तो देखिए बहुत ही प्यारा सा आंसर इसका होगा। आंसर क्या होगा जरा समझिएगा। अगर आपको मिलता है कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, बेसिकली अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो याद रखना ये अलाउड है, ये अलाउड है, ये अलाउड है। अगर कोई मिलता है कन्वेंस अलाउंस, है ना, फॉर एक्सपेंडिचर, कि आप काम करने जा रहे हैं, तो यस अलाउड है। अगर कोई पेंशन स्कीम है, अगर कोई पेंशन स्कीम है, अगर कोई पेंशन स्कीम है एज पर 80CC, तो याद रखिएगा ये भी आपको अलाउड है ना, ये भी अलाउड है। अगर कोई आप नया एम्प्लाई के रूप में दिखाना चाहते हैं कि भाई मैंने अपनी कंपनी में लोगों को जॉब दी है, तो कोई खर्च किया होगा पैसा, तो 80JJAA जो है ये भी क्या है, ये भी इसका अलाउड है। कोई भी डिप्रेसिएशन, है ना, एज पर 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, हाँ, लेकिन जो एडिशनल डिप्रेसिएशन होगा वो नहीं मिलेगा, वो अलाउड है। या कोई भी एनी अलाउंसेस फॉर ट्रेवलिंग, फॉर एम्प्लॉयमेंट, है ना, फॉर एम्प्लॉयमेंट और ट्रांसफर, ये अलाउड है ना, ये अलाउड है। ठीक है, ये अलाउड है, यानी आंसर क्या होगा? सारा होगा। चलिए अगला, इनकम टैक्स रेट फॉर पार्टनरशिप फर्म और LLP एज पर, यस, एज पर ओल्ड या न्यू टैक्स रिजीम, इसमें कौन सा रॉन्ग है आपको ये बताना है। इसमें कौन सा रॉन्ग है आपको ये बताना है, यू नीड टू आंसर। इसमें कौन सा रॉन्ग आपको ये बताना है। तो इनकम टैक्स एप्लीकेबल 30%,
12% सरचार्ज इज लिवाइड ऑन इनकम एवब रुपीज 1 करोड़, ये अप्लीकेबल है। हेल्थ और एजुकेशन सेस जो है ना 4% का, वो अलाउड है। उसके बाद नो कंसेशनल रेट इंट्रोड्यूस फॉर फॉर्म एलएलपी इन न्यू टैक्स रिजिम, कोई अलग से इसमें नहीं मिला। तो ये 1 2 3 4 चारों सही है। तो आंसर क्या होगा? यस तो आंसर क्या होगा? यहां कह रहे हैं कि कौन सा रॉन्ग है, तो आंसर आपका हो गया ये सारे सही हैं। 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो ये लिस्ट है कि आपको अगर चूज करते हैं न्यू टैक्स रिजीम तो इसमें क्या क्या आपको अलाउ किया गया। तो ये सारे देखिए जो हैं ये नॉट अलाउड हैं, ये सारे नॉट अलाउड हैं, ये अलाउड नहीं है। क्या क्या? जैसे आपको अगर मिलता है LTA लीव ट्रेवल अलाउंस, तो ये आपको टैक्स देना पड़ेगा इस पर। अगर आपको HRA मिलता है तो आपको देना पड़ेगा, है ना। अगर आपको कन्वेंस अलाउंस है तो आपको देना पड़ेगा, या कोई भी डेली एक्सपेंसेस है इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो आपको देना पड़ेगा, या कोई रिलोकेशन अलाउंसेस है ना। आप जैसे नहीं कहते हैं कि मैं भोपाल में था मैं मुंबई में चला गया, तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपको मिलता है हेल्पर अलाउंस तो वो आपको मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको अलाउड नहीं है, यानी आपको सब पे देना होगा सरकार को टैक्स। अदर स्पेशल अलाउंस है ना, डिडक्शन ऑन सैलरी, प्रोफेशनल टैक्स। इवन अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हाउसिंग लोन पर एज पर सेक्शन 24, यस तो याद रखना इंडिया में जो हम कोई हाउसिंग लोन पे करते हैं तो उस पर 24B कहता है, और एक आपका उसमें होता है 80C होता है। तो याद रखिएगा आपको 24B का बेनिफिट नहीं मिलता है ना, बेनिफिट नहीं मिलता है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A डिडक्शन, यानी आपको कोई भी जो इन्वेस्टमेंट वाले होंगे वो नहीं मिलेंगे, है ना, वो नहीं मिलेंगे। एक चीज बस याद रखना, सिर्फ आपको CCD मिलता है। क्यों मिलता है पता? CCD क्योंकि CCD बेसिकली NPS का होता है। तो NPS जो है ना आपका, ये आपको मिल जाएगा, जो NPS है आपको वो मिल जाएगा। सो ये आज का रहा सेशन, और उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में बहुत सारा डेटा है।